अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में अर्ली मॉर्निंग, अब ये हफ्ता है और 6 दिन से भी कम रह गए हैं गालिबन ईद में, ईद उल अज़हा में। लेकिन सबसे पहले बात होती है, अगर कहीं भी जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है या फिर मंडी का रुख करना है, अपनी पसंद का जानवर खरीदना है, छोटा या बड़ा जैसा भी जानवर खरीदना है, या फिर सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग के लिए जाना है, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? वेदर। और वेदर के हवाले से बात करें, मौसम गर्म और खुश्क है। कल भी हमारे साथ प्रोग्राम में जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि बारिश के कोई खातिर का इम्कानात नहीं है और ईद जो है इसी तरह हमारी गर्म और खुश्क गुजरेगी। अगर इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर इस्लामाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी का दर्जा हरारत आपको बता देती हूँ, अभी है जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी इसी तरह की सिचुएशन है, 40 अबव टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर में रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ पेशावर के हवाले से बात करें तो वो भी 40 के फिगर को क्रॉस कर रहा है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड आज पेशावर में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो हमारे महकमे मौसमियात के तमाम लोग हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि अच्छी बात यह है कि दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें हीट वेव की डेवलप होने का अंदेशा नहीं है। हीट वेव डेवलप होती है जब एकदम से टेम्परेचर ऊपर जाते हैं, जैसे हमने देखा कि मई के आखिरी हफ्ते में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का मामूल से ज़्यादा इजाफा हुआ और हवा का दबाव मुख्तलिफ हो जाता है। फिर बारिश के ना होने के चांसेस, अब भी चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उस तरह की गर्मी की लहर नहीं है जिसमें सेहत को खतरात लाहक होते हैं। बिल्कुल जनाब, तो इस मौसम में आपने फिर भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने कहा कि विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है और बकरा मंडी की विंडो शॉपिंग तो रूटीन में एक हमारा ट्रेंड है कि हम 3-4 चक्कर बकरा या बैल या जो भी जानवर है उसको लेने से पहले लगाते ही हैं। तो उसमें आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और अगर आपने जानवर ईद कुर्बान का ले लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि उसको धूप में नहीं बांधना। आपने उसके लिए सायेदार और कंफर्टेबल जगह का भी पहले एहतमाम करना है, ताकि जानवरों के लिए भी आप एक पीसफुल और ख़ास और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। अब और जहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं उनसे पूछ भी लें कि जानवर क्या खाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ खिला रहे हैं और बड़े अपनी मर्ज़ी से कुछ खिला रहे हैं तो जानवर बीमार भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कुर्बानी के जानवर की सेहत का भी हमें ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप जानवर को, आप खुद आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसको भी आइसक्रीम खिला रहे हैं कि जानवर जो है वो भी ज़रा मौसम एंजॉय कर ले। लेकिन अब हम एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि हम रुख कर रहे हैं खेलों के मैदान का। आप हैरान होंगे कि हम जब खेलों के मैदान की बात करें और कह रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके माइंड में सिर्फ क्रिकेट आ रहा है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स जिनके बारे में हम जो है वो बहुत प्राउड फील करते हैं। गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। हम बात करें जी वॉलीबॉल चैंपियनशिप की अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ईरान को 3-1 से हराया पाकिस्तान ने और अंडर 18 के जो इवेंट है ये खेला गया फाइनल में ताशकंद में, और पाकिस्तानी टीम ने 3 सेट्स के मुकाबले में 1 सेट से शिकस्त दी ईरान को 21-25, 25-15, 25-16 और 25-18 से। ये पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया है ईरान के खिलाफ। और इससे कबल हमारी सीनियर टीम ने भी वॉलीबॉल के मैदान में ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया और फाइनल खेला। पाकिस्तान में होने वाले इवेंट में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त दी हमने अपनी पहली सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अब हमारी अंडर 18 टीम, तो यकीनी तौर पर हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में, जो हमारे वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं। इसी तरह से रोड साइकिलिंग की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल है। दूसरा गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान ने और ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। कजाकिस्तान में ये जो है जारी था और उसमें हमने देखा कि जो हमारे पाकिस्तानी साइकिलिस्ट हैं अली इलियास ने, उन्होंने रोड स्क्रैच रेस जीतकर पाकिस्तान को 2 रोज़ में दूसरा गोल्ड मेडल जो है वो जितवाया है एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। और ये अली इलियास का भी दूसरा गोल्ड मेडल है टीम ट्रायल पर। पाकिस्तान के लिए मजबूती तौर पर ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इनफरादी कामयाबी की वजह से जो उनका टाइम ट्रायल है वो उन्होंने चैम्पियनशिप की तारीख में पाकिस्तान को पहली मरतबा इस पोडियम पर पहुंचाया है। और ये हमारे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र लम्हा है कि रोड साइकिलिंग में पाकिस्तान के एथलीट्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के वो तमाम
खिलाड़ी जो हमारा सबसे लाली परचम लहराते हैं, वो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, तो फिर हमें खुशी भी होती है। तो खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है, कहाँ है खुशी। सिर्फ उन चीज़ों के पीछे खुशी नहीं होती जिनको हम चेज कर रहे होते हैं। क्रिकेट, अगर क्रिकेट में अभी भी सिनेरियोज बनाए जा रहे हैं कि कैसे मुमकिन है पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस जीते, अमेरिका अपना मैच इंडिया के खिलाफ भी हारे और आयरलैंड के खिलाफ भी हारे, फिर पाकिस्तान अपना नेट रन रेट अच्छा करे तो पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा कि हमने खुशी ढूंढनी और देखना है कि कहाँ है खुशी, तो आज हम खुशी ढूंढेंगे क्योंकि हमारे साथ अरसलान खोकर मौजूद है प्रोग्राम में। उनसे जानेंगे कि कहीं खुशी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि शायकीन बहुत मायूस नज़र आए हैं हमें। हमने देखा सोशल मीडिया पे क्या क्रिटिसिज्म का भरमार कर दिया है हमने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अरसलान खोकर ने, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर है। आइए उनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वहाँ पे उन्होंने कहाँ गलतियाँ देखी जो उन्हें लगा कि पाकिस्तान यहाँ पे इस वजह से डाउनफॉल की जानिब गया है। अरसलान, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मानूर और रिजवान आपका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान टीम के लिए हाँ चांसेस हैं अगर यही जो सिनेरियो आपने बताया, लेकिन एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा क्योंकि यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है उसके अंदर अभी तक की प्रेडिक्शन ये है कि 80% से ज़्यादा रेन के इम्कानात हैं, बारिश के, और वहाँ अगर बारिश हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है एक एक पॉइंट मिल जाएगा, उसमें आगे चली जाएगी यूएसए। पाकिस्तान को यूएसए वाला मैच नहीं हारना चाहिए था। इंडिया का मैच ठीक है, बड़ी टीम है, उसके साथ हम खेले और वो मैच जीत सकते थे हम। ज़रा सी बैटिंग में कई गलतियाँ की पाकिस्तान ने, लेकिन अब आने वाले 2 मैचेस पाकिस्तान को किसी भी सूरत जीतने हैं क्योंकि 2 मैचेस भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खड़ा कर देंगे। लास्ट वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो शुरू में बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार थी, गिरती चली जा रही थी, हारती चली जा रही थी, और फिर आखिर में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। पाकिस्तान के साथ 2022 में भी ये हुआ कि पहला मैच हम जिम्बाब्वे से हार गए और फिर हम फाइनल खेले उसी वर्ल्ड कप का। तो चांसेस तो क्रिकेट ऐसी गेम है। उसमें नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, कल साउथ अफ्रीका नहीं हारा बांग्लादेश से, जी हाँ, और नीदरलैंड से मैच हुआ, उसी विकेट पर मैच था, उसी ग्राउंड में मैच था और बड़ा क्लोज मैच हुआ। 113 रन, 119 रन, बड़े रन बन रहे हैं वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स पे। जी हाँ, अच्छा, अमेरिका में वो अभी तक बहुत कम रन बन रहे हैं, विकेट स्लो है। दूसरा अमेरिका का मसला मैं अगर बताऊं तो ज़्यादा वेन्यूज़ तो है नहीं। न्यूयॉर्क की पिचेस हैं, 6 ड्रॉप इन पिचेस डाली गई थी। ड्रॉप इन पिचेस से मुराद है कि मिट्टी कहीं से आई, क्यूरेटर कहीं से आया, सरफेस कोई है, जी हाँ, ऐसे पकड़ धकड़ वाली पिचेस है। दूसरा, जहाँ पर ये ग्राउंड में मैच हो रहा है, आपने देखा होगा पाकिस्तान के और इंडिया के मैच में इतनी स्लो आउटफील्ड थी। वो स्लो आउटफील्ड की रीज़न ये है कि ये एक पार्क है, फैमिली पार्क है, जिसको उन्होंने चेंज करके ग्राउंड बनाया। जैसे ये ख़त्म होगा वो कंटेनर्स वगैरह, जैसे कतर में वर्ल्ड कप के कंटेनर्स लगे थे ना, वो उठाएंगे और साइड पे ख़त्म हो जाएगा, दोबारा पार्क बन जाएगा। डेलस का ग्राउंड इससे चेंज है, डेलस की पिच वहीं पर बनाई गई है, ख़ुद क्रिएट की गई है, तो डेलस में स्कोर बढ़ सकता है, हाई स्कोरिंग हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि डेलस में खेला लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया। यूएसए ने फ़ायदा उठाया, जब कनाडा के साथ खेले तो 194 चेज़ हो गया वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो हाई स्कोरिंग पिच थी। बस हमसे थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी चांसेस हैं। 2 मैचेस हैं, आयरलैंड का मैच है और कनाडा का मैच है। कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्रिकेट के, वो 2 या 3 रोज़ पहले मेरे प्रोग्राम में थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो इतने होपफुल थे कि नहीं पाकिस्तान को तो हम भी हरा लेंगे। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान, मैंने कहा इंडिया से हार जाना, पाकिस्तान का पता कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम, वेरी मच। ये पूरी दुनिया में है मानूर और रिजवान, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन आप ये देखें ना, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि जीता हुआ मैच हार जाए, ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात थी। और हारा हुआ मैच भी तो जीत जाती है। हाँ, हारा हुआ मैच जीत जाती है, मैं वही बता रहा हूँ। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने कहा अभी 2 मैचेस हैं, आज पाकिस्तान वर्सेस कनाडा है, फिर आयरलैंड के साथ भी है। सिर्फ बात ये नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि T20 में ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम मार्जिन नहीं होता, तो हमें बड़ी एग्रेसिव गेम ही खेलनी पड़ती है। बट स्टिल जो मुल्क के जो सारे लोगों की तरफ से प्रेशर है, आपने देखा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलना शुरू हुए हैं, फिर बॉडी शेमिंग हो चाहे खिलाड़ियों की, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। हर बंदा एक जो है वो क्रिकेट कमेंटेटर बना हुआ है अपने अपने माइंडसेट, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो वो चीज़ें जो ट्रेंड बन रही हैं वो कितना असरअंदाज हो रही है खिलाड़ियों के ऊपर। दूसरी बात ये है, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी हम प्रेशर में ही थे, जो पहले हमारा आयरलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड उससे पहले न्यूजीलैंड, उससे पहले हम न्यूजीलैंड का टूर किया, ऑस्ट्रेलिया और वो जो सारे ये के बाद दीगरे जो हमारे एक्सपीरियंसेस और रिजल्ट्स रहे हैं, तो हम बहुत प्रेशर में नहीं जा रहे हैं, क्या फील हुए?
टीम प्रेशर में बिल्कुल है। दूसरा, कप्तानों की तब्दीली भी थोड़ा सा एक इशू होता है कि कैप्टन को एक सीरीज़ मिली और फिर वापस दूसरा कैप्टन आ गया। बॉडी शेमिंग, ये आपने बड़ी सही बात कही है। आज़म खान को लेकर बहुत ज़्यादा, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। एक अजीब सी चीज़ है, आप देखें अगर आयरलैंड के प्लेयर, तो बॉडी शेमिंग वहाँ तो नहीं हो रही किसी को। राणा टुंगा खेलते रहे हैं, इंजमाम उल हक खेलते रहे हैं, इंडिया में प्लेयर्स खेलते रहे हैं। देखिए क्रिकेट ऐसी गेम है जिसके अंदर अगर कोई ये बैट्समैन, तो पुरानी बात होगी ना। हाँ, लेकिन मैं रहीम अभी कर्नल जो कि वेस्ट इंडीज में भी रिसेंटली खेले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा यार, फिटनेस की बात करें, आपके इतने प्लेयर्स अनफिटनेस की वजह से बाहर बैठे हैं फिटनेस इश्यूज़ पे, आज़म खान नहीं बैठा। मुझे बताएं कोई मैच जिसमें फिटनेस की वजह से आज़म बाहर बैठा हो। फिटनेस इशू से ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर उसके शॉट्स ठीक नहीं लग रहे हैं, उस पर बात करें, उसकी क्रिकेट पे बात करें, आप कहें कि यार उसकी टेक्निक ठीक नहीं है, वो नहीं, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहा है, वो एक स्ट्रक्चर से आ रहा है, वो अंडर 16 से चला हुआ आ रहा है, डोमेस्टिक उसने खेली है, PSL उसने खेला है, कैरिबियन लीग्स वो खेल रहा है, UAE लीग्स में खेल रहा है, बांग्लादेश में खेल रहा है, तो लीग्स वो खेल रहा है। वो अगर ऐसा ही कुछ होता तो दुनिया भर की लीग्स को बेवकूफ़ तो नहीं है कि पैसे खर्च के एक प्लेयर को यहाँ पे खरीद थोड़ा सा मेरे ख्याल मिस कैलकुलेशन हो जाती है कि हमारी अपनी लीग में भी, सुपर लीग में भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं या फिर दूसरी लीग्स में, दूसरे ममालिक की लीग्स में परफॉर्म करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट, लॉन्ग टर्म के क्रिकेट, 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलते, जहाँ पर टेम्परामेंट टेस्ट होता है, जहाँ पर आपको वक्त देना पड़ता है, आपको डिफरेंट कंडीशंस फेस करना पड़ती है। रिजवान, कोई इस पे ना 3-4 साल से बात कर रहे हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को तो छोड़ दें, वो खेलते ही नहीं है, उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी। वो तो खेलते ही नहीं है ना। तो अच्छा, मैं जो प्लेयर्स मुस्तनद हैं, रिजवान, शादाब, इंटरनेशनल टूर्स और इनकी एंगेजमेंट्स की वजह से 2018 में लास्ट मैचेस खेले हुए हैं, उसके बाद 4 डे कोई डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ। 1 डे में खेल लेते हैं, T20 में खेल लेते हैं। दूसरा, लड़कों के पास ये आसान मार्जिन आ गया कि आप T20 खेलें, पैसे कमाएं, और फिटनेस की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। 4 ओवर की गेम है, अगर आप बॉलर हैं और बैटर हैं तो 20 ओवर पूरे नहीं भी खेलेंगे तो 10 ओवर में आप 5 ओवर की क्रिकेट में अच्छी शॉट्स मारें, अपना पक्का कर लें जगह। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको सिखाती है बेसिकली टेम्परामेंट के साथ साथ टेक्निक, जो मिसिंग है हमारे यहाँ। अब आप उस्मान पर इतनी तनकीद कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग, तो भाई उस्मान ने तो 4 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं सिर्फ, और इरफान नियाजी को ले आए, 2 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं उसने। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्राइटेरिया ऐसा ही है। इसके बरक्स दुनिया भर में, जैसे बिग बैश लीग का मैं अगर जिक्र करूँ या दुनिया भर की और लीग्स का जिक्र करूँ, वहाँ पर ये होता है कि जो क्रिकेटर है उसने मिनिमम 2 सीजन्स फर्स्ट क्लास के लगाता है, और उसके बाद आकर उसको बिग बैश या कोई लीग मिलती है खेलने को। इसी तरह इंग्लैंड में डायरेक्टली जितने भी लोग आए हैं T20 खेलने के लिए डायरेक्टली, उन्होंने बहुत लंबा सर्वाइव नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, थोड़ा अरसा आए फिर बाहर बैठ गए, क्योंकि टेक्निक ऐसी चीज़ है। 360 शॉट्स आजकल चलते हैं, उसके बावजूद 360 में भी आपको पाँव का इस्तेमाल करना पड़ता है, बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंगल्स का यूज़ करना पड़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो आपका ब्रेन के साथ साथ बॉडी वर्क और फुटवर्क ये ज़रूरी है। और फुटवर्क तब तक नहीं आएगा जब तक आप 4 रोज़ा क्रिकेट पिच पे गर्मी में खड़े होकर नहीं खेलेंगे। आपको पता नहीं होगा किस सिचुएशन में कैसी गेम होनी चाहिए, कौन सा सेशन कैसे खेलना चाहिए। सेशन अगर हम कहते हैं कि जी T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, उसके बावजूद सेशन का फॉर्मेट है। आप देखें ना, पावर प्ले खेलते हैं, उसके बाद गेम चेंज हो जाती है, फिर 13 से 18 ओवर की गेम डिफरेंट होती है, 18 से 20 ओवर की गेम डिफरेंट होती है। सेशंस क्रिकेट में होते हैं, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो। बस हमारे यहाँ ज़रा फोकस ये हो गया, सेशन तो होते नहीं है, हालांकि सेशन होते, सारी दुनिया खेल रही है। अभी रिसेंट मैच आपके सामने है, पहला सेशन पाकिस्तान के हाथ था, 13 ओवर तक आप चढ़े हुए थे, पूरी इंडियन टीम बिल्कुल बैठी हुई थी, और आपने वो सेशन लॉस किया। आपने एक बुरा ओवर खेला बुमराह का, और उस ओवर के बाद से जाना शुरू कर दिया। वापसी नहीं हुई। तो सेशन गेम है ना, तो आपने सेशन बाय सेशन प्लानिंग करनी है। गैरी क्रिस्टन खुद भी यही कह रहे हैं कि प्लानिंग सेशन बाय सेशन होती है। मॉडर्न डे क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। आप हाई रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि आप 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो 3 डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलने होंगे आपको। एक स्ट्राइक रेट से तीनों फॉर्मेट नहीं खेले जाते। न्यूयॉर्क ने तो पूरी दुनिया को, जो न्यूयॉर्क की विकेट है उसने तो पूरी दुनिया को टेस्ट क्रिकेटर बना दिया। हम हेनरी क्लासन की बात कर लें या साउथ अफ्रीका के रिजा हेनरिक स्कोर नहीं कर पा रहे, क्विंटन डिकॉक स्कोर नहीं कर पा रहे, कल बड़े एक्सपीरियंस शाकिब अल हसन स्कोर नहीं कर पाए कल। आपने अगर देखें सारे मैचेस जिसने भी देखे हो उसको अंदाज़ा है,
पिच पर बॉल फंस के आ रहा है, अच्छा बाउंस है, उसके साथ अजीब सी चीज़ है, जहाँ पर बाउंस होता है वहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज़ होती है, यहाँ पर आउटफील्ड स्लो है बाउंस के साथ, यानी गेंद अगर लग के कीपर के पीछे भी जाती है तो वो बहुत आराम से चौके तक बाउंड्रीज ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। 10 ओवर में 5 ही बाउंड्रीज मारी, इंडिया ने भी ऐसा ही किया, उनकी भी कोई शुरू की बाउंड्रीज थी, फिर उसके बाद बाउंड्रीज ही नहीं लग रही थी, तो ये इशू तो है, ये बात ठीक है। ड्रॉप इन पिच है ना, तो आपको ये नहीं कह सकते हतमी कि ये पिच का ये बिहेवियर होगा, क्योंकि हर पिच का बिहेवियर और उसका एटीट्यूड। अच्छा सलाम, आज 12वां मैच है T20 सीरीज का पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, इसमें टॉस कितना मैटर करता है? अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाए तो क्या उससे पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग की जाने वाला चाहिए? रिवायती तौर पे तो हमें पहले, अगर रिवायती तौर की बात कर रहा हूँ, हम पहले बैटिंग कर लें, जितना भी करते हैं फिर बॉलिंग डिफेंड कर लें, लेकिन पिच को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन पिछले बहुत अरसे से हमारी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही जिसके लिए हम मशहूर हैं। अब हम प्रॉब्लम में आ गए थे कि क्या करें, फिर हमने नोटिस किया कि जी बाबर रिजवान जाते हैं और चेज में तो बड़े बेहतरीन है, और किए भी हैं। हाँ किया, बहुत सारे चीज़ किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते कि एक मैच से बाबर रिजवान को फारिग कर दे, ये नहीं हो सकता। अब रिवायती तौर पर हमें बॉलिंग सूट करती थी, लेकिन पिचेस को देखें तो मैं समझता हूँ कि हमें पहले बैटिंग करके कम स्कोर पर किसी भी टीम को अच्छा फैसला था इंडिया के अगेंस्ट, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई। अभी भी यही करना चाहिए, टॉस जीतें। आप देखिएगा कनाडा टॉस जीतेगा तो कनाडा चेस करेगा, पहले बॉलिंग करेगा और फिर चेस करेगा, क्योंकि एक टारगेट आपके जहन में होना और एक टारगेट देना, ये दो अलग अलग साइकोलॉजिकल मैटर्स हैं क्रिकेट के। आप टारगेट जब सेट करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट क्या है टारगेट सेट करने का? अगर ऐसी पिच है जो अनइवन है, जिसका पता नहीं है, तो कमेंटेटर्स आपको कहते हैं जी 140 बहुत अच्छा है, आप कहते हैं यार 140 अच्छा नहीं है, हमें 160 तक जाना है, आप 120 पर आउट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर जाते हैं। आपको पता होता है कि यार 120 तो चेज हो जाएगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे फिर बॉलिंग भी स्ट्रगल करती है, फील्डिंग भी स्ट्रगल करती है, इसलिए साइकोलॉजिकल मैटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि बॉलिंग पहले करनी चाहिए पाकिस्तान को, और पता होना चाहिए कि क्या टारगेट, और देखिएगा कनाडा भी यही करता है, मुझे यही लगता है कि तो क्या बॉलिंग पहले करने से पाकिस्तान का भी तो देखा जाए, हम एक रिवायती तौर पे बात करते हैं साइकोलॉजिकली, और फिर पाकिस्तानी टीम की साइकोलॉजी देखी जाए वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं अंडर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो जिस तरह आपने बात की, कैप्टन चेंज हुआ, फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम, फिर अगर हमें एक पता चल जाए टारगेट है, तो समटाइम्स ये भी तो होता है ये तो हमसे नहीं होगा। इसमें एक एडअप करूँ ना, प्लेयर्स को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। हमारे प्लेयर्स सोशल मीडिया के साथ बहुत अटैच है, ये बड़ा एक मैटर है हमारा। क्या ज़रूरत है आपको सोशल मीडिया देखने की? आराम से क्रिकेट खेलें, अच्छी बुरी क्रिकेट सारी टीमें खेलती हैं, सारी खेलती हैं। इंग्लैंड इतनी बुरी क्रिकेट खेला है लास्ट वर्ल्ड कप में, तो क्या हुआ इंग्लैंड का? कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने कोई उनको कोई एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला है उसमें, स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच खेला उसमें, बिल्कुल स्कॉटलैंड का मैच पूरा हो जाता तो इंग्लैंड वो मैच शायद ना जीत पाता। और अभी भी इंग्लैंड को, आपको पता है कि टॉप 4 टीम्स में इंग्लैंड को दुनिया के अच्छे एक्सपेक्टेटर्स जो हैं उन्होंने किसी ने नहीं रखा हुआ। इस वक्त अफगानिस्तान टॉप 4 में है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में, इंडिया टॉप 4 में, आप देखें कौन कौन जो वेस्ट इंडीज टॉप 4 में है। और मजे की बात यह है कि ऑफिशियली अब साउथ अफ्रीका पहली टीम है जो कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बहुत शुक्रिया अरसलान खोकर, आपने वक्त दिया, और हम दुआ गो हैं कि आज पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और शायकीन क्रिकेट पर बहाने से या किसी तरह से कुछ खुशी और कुछ मुस्कुराहट आए, और जो एक क्या कहते हैं ना कि कुफल है, एक ताला लगा हुआ है कामयाबी को, वो तो आयरलैंड के खिलाफ हमने मैच जीता और उसके बाद से हम सुपर ओवर में तो चले गए लेकिन मैच नहीं जीत सके। अब हम बढ़ेंगे आगे और कुछ बात करेंगे मईशत की। कल एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की और इसमें पायदार फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है वज़ीर आज़म ने। बिल्कुल जनाब, सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत को भी यकीनी बनाया जाएगा और ज़राअत और दीगर शोबों से मुतल्लिक सूबों की तजावीज़ को भी प्लान में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब, और उसमें तमाम सूबों को भी पावर दी गई है कि उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत की जाएगी। जहाँ हम स्टेक होल्डर्स के हवाले से बात करते हैं तो रिजवान, मईशत के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो नई मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया उसके हवाले से भी बता देते हैं। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और नया जो पॉलिसी रेट है उसमें 1.5% कमी का फैसला किया गया है। 22% से कम करके 20.5% जो है वो मुकर्रर कर दिया है, जिससे
हम देखते हैं मई के महीने में महंगाई की सूरत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई, महंगाई कम हुई, तारीख की एक बड़ा जंप था महंगाई की कमी में जो कि नज़र आया 47 बरसों के आदाद और शुमार के हवाले से ये बताया गया। अब इंटरेस्ट रेट कम करने से जो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिस पॉइंट्स हैं वो 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, तो इससे यकीनी तौर पर महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। दूसरी जानिब बजट की आमद है, तो साथ साथ बहुत सारे खदशात भी का इजहार किया जा रहा है कि शायद जब भी बजट आने लगता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि सिर्फ हवाई होती हैं, जिनमें खदशात का इजहार किया जाता है, फिर उनकी तरदीद भी आती है। हमने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों भी सोलर पैनल्स के हवाले से, नेट मीटरिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी अफवाहें सामने हैं, जिसका वज़ीर तवानाई ने खास तौर पर कौमी असम्बली के ऑन द फ्लोर ये जवाब दिया कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्सेस सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं लगाए जा रहे, इसकी भी उन्होंने तरदीद अच्छा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि शरह सूद में कमी आई है, वहाँ पे अब बजट भी पेश किया जा रहा है और आवाम को सहूलियात फराहम करने की तैयारियां की जा रही हैं कि थोड़ी सी महंगाई में भी कमी मज़ीद आए। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 माह से अब महंगाई लोएस्ट लेवल पे है पाकिस्तान में और बेहतरी की जानिब चीज़ें गामजन है। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कि शरह सूद जो कम हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट होगा आवाम पर, और ख़ास तौर पर जो बजट है ये कितना पीपल फ्रेंडली होगा। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इंटरेस्ट रेट में 1.5% की कमी है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे हम पर? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि अभी आपने जिक्र किया कि सबसे अहम चीज़ यही है कि ये क्यों हुआ है, और उसकी वजह ये है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत अरसे के बाद उसमें कमी वाक़या हो रही है, जिसका मतलब कि जो बोझ है हर एक के ऊपर वो कम हुआ है। सबसे पहले और सबसे अहम ये है, और ये खुशखबरी है कि इन हालात में जहाँ बहुत मुश्किल हालात गुजरे हैं, ये एक खुशखबरी है। अच्छा, अब ये कि ये जो इसकी कमी है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुकूमत के अखराजात कम होंगे। जब हुकूमत के अखराजात कम होंगे तो हुकूमत के जो अहदाफ जो वो सेट कर रहा है बजट के अंदर, उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। यकीनन उसकी वजह से जो आवाम हैं, लोग हैं, उनके ऊपर भी वो मजीद डेफिनेटली टैक्सेस की मद में आते हैं, लेकिन वो कमी होगी। अ, उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो बैंकों से या किसी भी जगह से अपनी मशीनरी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए लोन्स लेते हैं, उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा, तो वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो पास ऑन कर सकें उसका बेनिफिट टू द कंज्यूमर, टू द यूजर एक्सेट्रा। तो ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट। और फिर जो इकोनॉमी है उसका आप देखें कि जीडीपी का जो बजट में तय करने के बारे में है एक्सपेक्टेड, वो 3.6% या 3 से ऊपर है, तो वो भी इस चीज को पुश करेगा ताकि हम वो टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हो सकें। डॉक्टर शुमाइल दाऊद, हम देखते हैं कि सिर्फ मई के महीने में पाकिस्तान में जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है, वहाँ से जो हमारे दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो पैसे भेजे हैं, जो दरामद पाकिस्तान की हुई है, उसमें अच्छा खासा इजाफा है, 3 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। फिर आईटी एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 2 से 3 माह में। अब ये जो हमारे एरियाज़ हैं, इनके ऊपर फोकस करने के लिए बजट में यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर में क्या तजावीज़ होंगी? जी, ये कहने के एक खुशाइन बात है, एक पिलर है जो डेवलप हो रहा था, और मुल्कों ने इससे बहुत फायदा उठाया, हमें भी इससे फायदा उठाना है, क्योंकि इसके अंदर जो इनपुट है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन इसके अंदर इनपुट में बिजली या और महंगी यूटिलिटीज जो बहुत बड़ा एक कह लें इम्पेडिमेंट होता है इंडस्ट्री का, वो नहीं है। और डेफिनेटली इसमें बेबहा हमारे, अगर हम देखें मुल्क हमारे इर्द गिर्द भी, और बहुत से मुल्कों ने इसे बेतहाशा फायदा उठाया, और अभी बहुत इसमें पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली आई थिंक कि आईटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कौम की, बजट के हवाले से भी और फ्यूचर में। इसके हवाले से ऑलरेडी हुकूमत ने बहुत से कुछ चेंजेस किए थे गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, जिसका नतीजे में कुछ बेहतरी आई है। सर्विसेज सेक्टर डेफिनेटली इसको मजीद ग्रो करने के हवाले से इसमें बहुत से और सेगमेंट्स हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर की अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारी जो अनट्रेन्ड मैन पावर है उसको ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये तमाम चीजें, और इसके साथ साथ एग्री जो है वो पहले भी हमेशा बैकबोन रही है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इनपुट्स के अलावा लोगों को टेक्नोलॉजी और अच्छे सीड्स प्रोवाइड करने टाइमली, ताकि वो बेहतर
प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी जो है वो अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शुमाइल दाऊद, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि चाहे हम बात करते हैं पाकिस्तान की चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स की, उसमें भी आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाती है, पाकिस्तान यूएई के साथ जो ताल्लुकात हो उनको भी हम मज़ीद मुस्तहकम कुछ सेक्टर्स के थ्रू बना रहे हैं और उसमें आईटी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर है। जहाँ हम आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें या दुनिया के साथ कम्पीट करने के हवाले से बात करें, अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं विद इन द स्टेट, उस पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से इलाकों में अभी भी वी डोंट हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो अब ऐसे में हम नौजवान को किस तरह मुतहरिक करेंगे कि आपने इस तरफ आना है, बिकॉज़ वो एक इतना लंबा प्रोसीजर है उसके लिए इंटरनेट तक रसाई का। तो ऐसे में हम कैसे आईटी पे काम कर सकते हैं, कैसे हम जो है दुनिया के साथ compete कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज फॉर द फ्रीलांसर्स एज वेल। तो इस पर क्या काम करने की ज़रूरत है ताकि हम आईटी को एक्सपोर्ट भी कर सकें? डेफिनेटली टेली डेंसिटी जैसे हालिया सालों में बेहतर हुई, हमने देखा कि बहुत लोगों को एक्सेस हुआ, लेकिन अब इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्रोथ का जो इंजन है वो सिर्फ टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, बल्कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा हाई स्पीड इंटरनेट है। और उसमें डेफिनेटली बेहतरी तो बहुत आई है, लेकिन अभी हम बहुत से मुल्कों ने आगे इसके अंदर बहुत प्रोग्रेस किया है। और डिस्पाइट कि हम 3G और 4G में आ गए हैं, आई थिंक कि अब 5G की तरफ जाने की जरूरत है और एक्सेस बड़े शहरों से रूरल सेक्टर्स और जो फार फ्लंग एरियाज हैं, ताकि लोग जो हैं वो अपने ही देहातों में या उसी जगह पे, चाहे वो फ्रीलांस कर रहे हों, चाहे वो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के का हिस्सा हों और उससे वो मुस्तफीद हो रहे हों, उनसे बाहर काम कर रहे हों, सर्विसेज दे रहे हों, तो ये एक बहुत बड़ा है। आई थिंक अभी तक कोई डिटेल में तो सामने नहीं आया, लेकिन अब चूंकि वक्त करीब है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईटी के अंदर जहाँ पे ये चीजें हैं उसमें इसके लिए जरूर प्रोविजंस रखी जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कहने के चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर वो बहुत ज्यादा जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उनमें सुपर टैक्सेस इन द पास्ट बढ़ाए या टैक्सेशन की मद में कलेक्शन करने की कोशिश की, उस पर बहुत वजन भी पड़ा इन कंपनीज के। तो इसकी वजह से आपने देखा बहुत सी कंपनीज जो हैं वो कंसोलिडेट भी हुई है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट विल फोकस ऑन ट्राइंग टू मेंटेन यानी कि एक बेहतर एनवायरनमेंट फॉर द लार्ज कंपनीज, ताकि वो मजीद लोगों को सहूलियात प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सही डॉक्टर शुमाइल दाऊद, MM1 सैटेलाइट इसी मकसद के लिए चीन के साथ ताउन के तरीके गया है ताकि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट बेहतर हो सके। अब थोड़ा सा बात करते हैं, कल शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुआहदा हुआ और उस पर दस्तखत हुए एक्सपोर्ट के हवाले से। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी एक्सपोर्टर्स को एकोमोडेट करने के लिए, उनको सहूलियात फराहम करने के लिए, फिर हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का इस्तेहसाल ना हो, उनकी पेमेंट्स भी बर वक्त हों, ये पॉलिसी स्टेटमेंट और कल ये इनिशिएटिव जो लिया गया वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से, ये कितना अहम है और ख़ास तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स को मेंटेन रखने के लिए जो कौमी सतह पर ज़रूरियात हैं, यहाँ पर सप्लाई चेन की डिमांड को पूरा करने के लिए और साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर एग्री सेक्टर में। देखिए, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट इसका एक पहलू रखना चाहता हूँ देखने वालों के लिए। वो ये कि हमेशा से एज अ कॉम, एज अ नेशन, एज इंडस्ट्री प्रोडक्शन, हम हमेशा देखते हैं कि कहाँ से हमें ब्रेक मिल जाए। आई थिंक कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेक की जरूरत है वो कॉम को है और कॉम के फ्यूचर को है, और वो उसी सूरत में होगी जब हम सब्सिडी ना लें, बल्कि हम सब्सिडी से एग्जिट करके अपने पैरों पे खड़े हों। कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपनी, हाँ, हुकूमत क्या कर सकती है इसके अंदर, वो सबसे अहम होगा। और वो ये है कि टाइमली, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के रिफंड्स हैं वो टाइमली उनको पहुंच जाएं। लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो आसानियां पैदा हों ताकि वो आसानी से बिजनेस को एक्सटेंड कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। इंटरेस्ट रेट को कम करने से डेफिनेटली लोग जो हैं उनको एक्सेस टू कैपिटल बेहतर होगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि क्राउड आउट हो जाता है। तो ये तमाम चीजों से हमारा फोकस एक्सपोर्ट की तरफ, प्रोडक्टिविटी की तरफ और एक्सपेंशन की तरफ होना चाहिए। और उसमें हुकूमत जो है वो ये रोल अदा कर सकती है कि वो आसानी पैदा करे ताकि लोग जो हैं वो उसके जरिए जॉब्स क्रिएट करें, और टैक्सेस भी जो हैं वो पूरे के पूरे अदा करते रहें, ताकि एक्सचेकर में जो कलेक्शन है उसका वजन जो है वो आम लोगों पे इनडायरेक्टली कम करे। सही। अच्छा डॉक्टर शुमाइल दाऊद, अब इसमें आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये चीज़ थोड़ी सी तो ऑफ टॉपिक है लेकिन रिलेटेड है इकॉनमी के साथ। हम देखते हैं कि अभी जब महंगाई में कमी वाक़ई हुई
तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें वायरल होना शुरू हो गई कि अब हम पे एक साथ ही सारा जो है वो बर्डन आएगा। जब हमारे पास कोई और किस्त आ जाएगी तो हमें जो है ज़्यादा टैक्स भी हमें देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो है अगर अभी हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, अभी महंगाई में कमी है, अभी पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पहले ये होता रहा है। तो वो जो आवाम के माइंड में एक और चीज़ है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि टैक्स नेट, इसमें इजाफा तो हो रहा है लेकिन स्टिल थोड़ा स्लो है, और वो इस वजह से भी है क्योंकि आवाम को इस चीज़ की यकीन दहानी कराना बहुत ज़रूरी है कि जो उनके टैक्स है ये उन्हीं के रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन्हीं की लाइफ को बेहतर करने के लिए, उन्हीं के लिए सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो अब इसमें हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी अपनी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, तो आपके तो अपने ही स्टेट के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है ना। बिल्कुल, आपने बहुत ही एक अहम पहलू की तरफ इशारा किया। बेसिकली जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में रहा है वो सिटीजन और हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। और उसकी वजह यही है क्योंकि उसमें इतना तजाद रहा या उसमें तब्दीली आती रही कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो भी अल्फाज कह रहे हैं या कमिटमेंट्स कर रहे हैं पूरी नहीं करेंगे। जरूरत इसी चीज की, आई थिंक, जो सबसे अहम चीज है, गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है, बजट पेश करते ही सबसे अहम चीज होगी टू विन द ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट इसी तरह होगा कि जो कमिटमेंट्स आप रख रहे हैं, हुकूमत से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो उन कमिटमेंट्स को गार्ड करेगी बहुत बेहतरी के साथ, और कोशिश करेगी और विन करेगी लोगों को कि देखें हमने ये कमिटमेंट्स किए, ये हमने पूरे किए हैं। तो इसके जरिए वो ट्रस्ट विन बैक करेगी और लोग बतदरीज अपना जो कौमी फरीजा है उसके अंदर जो है वो आएंगे। जब लोगों को नजर आएगा कि उनको सहूलियात मुयसर हो रही हैं, तो फिर हम ये केस बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं, आपको अपना फर्ज अदा करना है, क्योंकि हुकूमत के अखराजात भी आप ही लोगों के पैसों से पूरे होते हैं। तो आई थिंक ये एक हुकूमत को एक पूरी एक कैंपेन के जरिए लोगों के पास जाना है, स्टेक होल्डर्स के पास जाना है, सिर्फ अखबारात के जरिए नहीं लेकिन खुद जाना है और उनके साथ कन्विंस करना है। इन्फ्लुएंसर्स जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनके साथ बैठना है, लोगों को विन करने की जरूरत है। इसी से आप देखेंगे कि एक माहौल और एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आपने वक्त दिया। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की हाल के हवाले से और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के इशारे हों, माशी इशारे हों, पाकिस्तान चीन जो हमारा इक़्तिसादी राहदारी है, CPEC है, उसकी अपग्रेडेशन हो, वज़ीर आज़म का कामयाब चीन का दौरा हो, ये तमाम तर इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान मईशत की बहाली की जानिब गामज़न है। और तमाम स्टेक होल्डर्स इस पॉइंट पर यकजा हैं कि हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब रुख करते हैं। और पाकिस्तान रेलवेज़ जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये तो हमारे पास जो ऑफिशियल डाटा होगा उसके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन जो आवाम रेल के थ्रू सफ़र कर रही है, अब आप उनके व्लॉग्स देखें। पहले ऐसे होता था कि व्लॉगर्स वगैरह जो है सिर्फ या बाय एयर ट्रैवल कर रहे होते थे तो तब व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन अब स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जा रही है आवाम को, और आवाम बहुत खुश भी है पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए सफ़र करते हुए। और अब आपको ये भी बता दें कि जब आवाम खुश है तो फिर रेलवे वाले भी खुश है, क्योंकि आमदनी में जो है वो इजाफा हो रहा है और बुलंद तरीन सतह पर आमदनी पाकिस्तान रेलवेज़ की पहुँच चुकी है। और अब देखा जाए कि पिछले 9 माह में 66 अरब, ये बहुत बड़ी चीज़ है। रेलवे के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का कि वो पाकिस्तान रेलवे की सर्विसेज पर एतबार करें, जो सहूलियात फराहम की जाती है, ख़ासतौर पर जो इकॉनमी क्लास की ट्रैवलिंग है, रेलवे को महफूज आसान सफ़र और बर वक्त सफ़र तस्लीम किया जाता है। अब हम देखते हैं स्पेशल सर्विसेज भी दी जाती हैं, किरायों में कमी भी बर वक्त की जाती है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो रेलवे की आमदन में इजाफा हुआ है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अख्ताम तक ये जो आमदनी है वो 80 अरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्यों ना हम बात करें DG रेलवे पाकिस्तान रेलवे हसन ताहिर बुखारी साहब से, जिन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। हसन साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो आखिर कौन से इकदाम हैं जिनकी बदौलत अभी तक 66 अरब और अब रवा माली साल के इख्तिताम तक आपने कहा कि बेसिकली 80 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। तो बेसिकली वो क्या इकदाम आपने किए थे कि आवाम का जो ट्रस्ट है वो दोबारा रेलवे पर बहाल हो गया? जी थैंक यू वेरी मच मानूर मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक तो बहुत खुशाइन चीज़ जो पाकिस्तान रेलवेज़ में हुई है जी,
وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایز آف ٹوڈے آج کی تاریخ کے مطابق پاکستان ریلویز نے جی 79 ارب روپے کی کمائی کی ہے، اور یہ پاکستان ریلویز کی جی ریکارڈ ارننگ ہے اپنی ہسٹری میں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر قومی ادارے کو ٹھیک طرح سے سپورٹ کیا جائے اور اپنی ترجیحات کو قومی ادارے کی طرف مائل کیا جائے تو وہ کس طرح سے ملک کی خاطر سروس دے سکتا ہے جی۔ اور جہاں تک آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا اقدامات ہوئے ہیں جن کے باعث ہم اس سطح تک، بلند ترین سطح تک پہنچے ہیں، اس میں پہلی جو چیز پاکستان ریلویز نے اسٹریٹجائز کی تھی وہ سہولیات، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹرینوں کا جو ٹائم ہے جی، ٹائم ٹیبل، اس کے مطابق ٹرینوں کو چلایا جائے، وہ پنکچویلٹی ہے جی۔ وہ دونوں میں خاطر خواہ ریلوے نے امپروومنٹ کی ہے۔ اس میں تمام وہ فیکٹرز جو ہماری ٹرینز کی پنکچویلٹی کو افیکٹ کر رہے تھے ان کو ہم نے خاطر خواہ حد تک دور کیا، اور مسافروں کو سہولیات میں خاص طور پہ اضافہ کیا۔ مسافروں کے لیے ٹرینوں میں ہم نے اپنے طور پہ، اپنے طرز سے اور ہر طرح سے کوشش کی، باوجود ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے، ہم نے اسٹریٹجائز کر کے پیسنجر سروسز کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی، اور یہ آپ کے سامنے اس کا نتیجہ ہے جو آج پاکستان میں مسافروں نے پاکستان ریلویز کو اپنا اعتماد شو کیا ہے، اور پاکستان ریلویز میں وہ سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے آگے انشاءاللہ بڑی اچھی خبریں آئیں گی ریلویز کی طرف سے، اور ہم اس پہ گامزن ہیں اس راہ پہ کہ ہم ریلوے کو بلند سے بلند ترین سروس کے سطح پہ لے جائیں جی انشاءاللہ جی۔ سو آپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کمنگ منتھس میں، کہ ریلویز آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا جی، قومی ادارہ انشاءاللہ۔ اور حسن طاہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ریلوے نے اپنی سروسز بہتر کی، کچھ خاص طور پر ٹائمنگز کے حوالے سے بہت ڈیلیڈ ٹرینز ہوتی تھیں ایک وقت تھا، پھر یہ کتنا اہم فیصلہ ہے، جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو کرایوں میں کمی آ جاتی ہے، پھر جو مختلف آپشنز اویلیبل ہیں اور خاص طور پر جو سہولیات دی جاتی ہیں، جو ایلڈرلی لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو سہولیات دی جاتی ہیں پاکستان ریلوے کی جانب سے، جو خصوصی افراد ہیں ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، تو اس طرح کے اقدامات بھی اضافہ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم نے خاص طور پہ فوکس کیا تھا جی کہ جو ہماری سروس ہے اس کو آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی، ڈیجیٹلائز کریں۔ تو ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان ریلویز کو ہم نے بالکل جی فعال کر دیا ہے۔ یہ اس مارچ، جو اس سال کے مارچ کا مہینہ ہے، اس سے پاکستان ریلویز فل فلیج تمام ٹرینوں میں جو ڈیجیٹل سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کو اگر ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ ایک سینئر سٹیزن ہیں یا آپ آتے ہیں کیٹیگری آف پیسنجر میں، اس کے مطابق آپ کو فوری طور پر ٹکٹ جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ٹکٹ کا حصول جو ہے وہ آسان سے آسان طریقہ بنانے میں پاکستان ریلویز کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کارکردگی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہوئی ہے ہماری ٹکٹوں کی، ہمارا نظام بہتر سے بہترین ہوا ہے اس سینس میں، تو اس سے ہمیں بڑا فرق پڑا ہے جی اس میں۔ حسن صاحب، اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات کی، آن لائن ٹکٹنگ کے حوالے سے بات کی، تو اس کی کیا کیٹیگریز ہیں؟ کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ پراپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو ریلویز ہیں، پاکستان ریلوے کی بھی اسی طرح کی ریل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی طرح کا کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اسی طرح کی فیسلٹیز ہیں، اسی طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبنز ہیں، تو یہ کیا اسپیسیفک کیٹیگری ہے؟ بزنس کلاس ہے، اکانومی کلاس ہے، اور یہ جو ہے اس کی بھی کلاسیفیکیشن کیا ایزیلی، یا یہ کچھ شہروں تک ہی محدود ہے، یا یہ تھرو آؤٹ اس کو کرنے کی ابھی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی پاکستان ریلویز میں پلاننگ تھرو آؤٹ پاکستان، ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کو ہم نے فعال کیا ہے۔ اب جو میجر ہماری سٹیز ہیں جی، ڈیفینیٹلی کراچی ہو گیا، لاہور، ملتان، فیصل آباد، آپ جو دیکھیں گے راول پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، تو یہ میجر سٹیز جو ہماری ہیں، جو ہمارا میجر ٹریول فٹ پرنٹ ہے جہاں سے، تو ہم وہاں پہ ہم نے اس کو تو بالکل سینٹرلائز کر دیا سروسز کو، اور ایون آپ ایک موبائل اپنی سروس سے بھی اپنی ٹکٹ کو، ڈیجیٹل ٹکٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا ہم نے آسان سے آسان طریقہ بنا دیا ہے۔ نہ صرف یہ، لیکن اگر آپ اپنی سفر کی تبدیلی کا بھی ارادہ کرتے ہیں، یا آپ اپنی ٹکٹ کا چینج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی بھی فنکشن آپ کو اپنے سفر کے مطابقت سے چاہیے ہو، تو وہ اس میں بالکل جی ہے۔ اور جہاں تک بہت اچھی آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی، جو ہماری کیٹرنگ کا اس میں شعبہ ہے، جس میں ہم نے
کھانے پینے کی سہولیات, ڈائننگ کار آپ نے دیکھی ہوں کہ ہمیں ابھی ہی ریسنٹلی 2 ہمارے سی او صاحب جو سی او پاکستان ریلویز ہیں انہوں نے افتتاح کیا ہے 2 جدید طرز کی ڈائننگ کارز کا. تو یہ ایک ہم نے نیا کانسیپٹ لائے ہیں کہ ایکسکلوسیو پیسنجرز کے لیے ایک ریسٹورنٹ کی, بالکل ایک ماڈرن ریسٹورنٹ کی بیسس پہ, یا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہوٹل کی بیسس سٹینڈرڈز پہ ہم نے کھانے کو انٹروڈیوس کیا ہے, جس پہ باقاعدہ مینیو جو ہے وہ رینج کرتا ہے تقریباً ایک اچھے ریسٹورنٹ کے لیول پہ آ کے وہ کمپیٹ کر رہا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی جس طرح کھانے کی آپ پروویژن دیکھیے گا, جو ہماری گرین لائن ہے فار ایگزامپل ٹرین, اس میں ہم نے کمپلیمنٹری کھانا سرو کیا ہے, ناشتہ ہے, کھانا ہے, سنیکس ہیں, یہ سب کمپلیمنٹری ہے فار دا پیسنجرز. اور ایون وہاں پہ بیڈنگ جو ہے پیسنجرز کے لیے وہ بھی کمپلیمنٹری ہے. تو یہ ان سہولیات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسنجرز بہت خوش ہیں اور پاکستان ریلویز کو ترجیح دے رہے ہیں. جی ابھی اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے, پاکستان ریلوے کیا اقدامات کر رہا ہے, اور خاص طور پر اب عید کی آمد ہے, اس سے قبل عید الفطر پر بھی, اور اب عید الاضحیٰ خصوصی ٹرینز بھی چلائی جائیں گی. کتنی نئی کوچز آئیں گی, کتنی ٹرینز چلائی جائیں گی, اور ان کے ٹریکس کیا ہوں گے, ان کے روٹس کیا ہوں گے. پھر لائیو ٹریکنگ ریلوے کی جو کہ مسافروں کو گھر بیٹھے بتا رہی ہوتی ہے کہ انہیں کتنی دیر بعد اسٹیشن پر پہنچنا ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن ہمیں نیوز بریک کی جانب بالکل جناب, نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب, نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ریلویز کے حوالے سے, جنہوں نے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کامیابیوں کی جو ہے نا وہ مزید مائل سٹونز اچیو کر لیے ہیں, تاریخ رقم کی ہے. اور رواں مالی سال میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 80 ارب جو روپے ہیں وہ کما لے گی پاکستان ریلویز. اور ہمارے ساتھ طاہر حسن بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی جی پی آر ہے پاکستان ریلویز میں. طاہر صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سہولیات کے حوالے سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل اوکیزنز پہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کرایوں میں بھی کمی کی جاتی ہے, پھر نئی کوچز بھی انکلوڈ کی جاتی ہیں, کچھ پیکیجز بھی, کچھ ڈیلز بھی دی جاتی ہیں. تو ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, کیا اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں سے دور ہیں اور جانا چاہتے ہیں کمفرٹیبل اور اکنامیکل سفر پاکستان ریلویز کے تحت طے کر سکیں؟ جی مانور, تھینک یو. جی اس میں بہت آپ نے اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ ایک ہمارا پیک سیزن ہے کہ کبھی عید الاضحیٰ کے قریب ہو یا عید الفطر ہو یا اور ایونٹس ہو ہمارے اسپیشل, تو ہم اسپیشل ٹرینز اس میں چلاتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں. اس دفعہ پاکستان ریلویز نے مسافروں کی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے اور پورے ملک میں جو ہمارے ٹریولنگ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے. اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے اور 14 تاریخ سے یہ اسپیشل ٹرینز جو ہیں یہ یکے بعد دیگرے چل پڑیں گی. جی اور 2 14 تاریخ کو چلیں گی, جس میں ایک کوئٹہ سے راولپنڈی کی جانب چلے گی اور دوسری کراچی سے پشاور کی جانب چلے گی. جی اور 15 تاریخ کو کراچی سے لاہور کی جانب تیسری ہماری اسپیشل ٹرین چلے گی. سہولیات کی اس کے معاملے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ریلویز 2 سطحوں پہ کام کرتا ہے. ایک مائکرو لیول پہ جی ہم نے سہولیات کا انتظام کیا ہے, جس میں ہم نے پروویژن آف ٹوائلٹس اسپیشلی اور پروویژن آف فیسلٹیز ایٹ دا اسٹیشنز, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیشنز پہ ہم کس طرح سے بہتر سے بہترین سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو پبلک ٹوائلٹس کا تھا وہ بھی ہم بہترین ٹوائلٹس کی فراہمی اور ان کی سہولیات کی فراہمی کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اور جو مسافروں کی ہیلپ سینٹرز ہیں وہ ہم نے فعال کیے ہوئے ہیں کہ جو مسافروں کو گائیڈ کر سکیں ان کے سفر کی مطابقت سے, اور ان کی ریفنڈ پروسیس یا ان کی ٹکٹس کی کوئی اگر انہیں پرابلمز آتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ ہمارے مثالی ریسٹورنٹس کچھ ہم نے قائم کیے ہیں, کچھ ہم نے ٹیمپرری طور پہ فیسلٹیز جس طرح اشیاء ہیں کھانے پینے کی خورد و نوش کی, اس کا بھی انتظام ہم نے بھرپور طریقے سے کیا ہے ایڈوانس میں, تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور ان کو اسٹیشن پہ بھی وہ کمفرٹیبل رہے ہیں اگر وہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں بھی بتاتا چلوں کہ مسافروں کی سیٹنگ کے حوالے سے خاص طور پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کو بیٹھنے میں یا انتظار کرنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. تو یہ بالکل مائکرو لیول پہ بھی, اور میکرو لیول پہ یہ ہے جی کہ ہم نے جو کوچز ہیں ہماری نئی ریفربش کوچز ہیں وہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اب پاکستان ریلویز اس صلاحیت میں آ گیا ہے کہ خود ساختہ وہ کوچز کو انٹروڈیوس کرے گا سسٹم میں, پیسنجر کوچز کو, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یکے بعد دیگرے کرتے کرتے یہ
600 से 700 कोचेज़ और सिस्टम में हमारे आ जाएंगी, जिससे हमें और तकवीत मिलेगी पाकिस्तान रेलवेज़ की सर्विसेज को। तो ये पैसेंजर सर्विसेज के लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है जो हम फोकस कर रहे हैं, और पैसेंजर्स हमारे पास ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जी इसी वजह से। हसन साहब, जो आप काम कर रहे हैं, जिस शोबे को आप अब डायरेक्टर हैं आप, वहाँ पर पब्लिक रिलेशंस में लोग नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं, नई नई तजावीज़ सामने आती होंगी, फिर रेलवे के अपने मुलाजमीन जिनके सामने जब ये स्टेटमेंट आती है कि रेलवे ने इतनी आमदन रेलवे की हुई है तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा, साथ ही साथ बर वक्त अदायगी, ये माजी में हम देखते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन था, रेलवे मुलाजमीन की शिकायत रहती थी उनकी अदायगियों के हवाले से, और फिर ये जो प्रॉफिट आता है किसी भी इदारे का, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, वो तमाम तर सहूलियात लोगों को मिलती हैं। इस हवाले से क्या प्लान है पाकिस्तान रेलवेज़ का? जी, ये एक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स आए थे, और आपको पता है माजी में रेलवे के ये एक जिसे हम कहते हैं कि ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं मामलात, क्योंकि आप देखिए तकरीबन 70 अरब का जो बर्डन है वो पेज और पेंशन की मद में पाकिस्तान रेलवेज़ को हर साल 70 अरब रुपए का जो एक पेंशन्स और पेज की हवाले से है वो एक उनको अखराजात करने पड़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स हमेशा से इसलिए आते रहे क्योंकि पेंशन पाकिस्तान रेलवेज़ खुद पे करता है। फेडरल इदारा जो दूसरे फेडरल इदारे हैं उनकी बिल्कुल वो उनकी एक अलहदा डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में जो पेंशन्स के लिए बनाया गया है, और वो बेनेवलेंट फंड और पेंशन्स की पेमेंट करता है, लेकिन उससे पाकिस्तान रेलवेज़ उसमें शामिल नहीं है। तो ये एक वफाकी महकमा ऐसा है जो खुद अपने पेंशन्स के अखराजात को बर्दाश्त करता है। लेकिन इसमें अब ये हुआ है जी कि 2 माह से 3 माह से आप देखेंगे कि तनख्वाहों की जो एक प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो इशू सॉल्व कर लिया गया है। अब तो तनख्वाह जी पूरे पहली तारीख को जो हमारे 6 किस्म के शेड्यूल होते हैं तनख्वाहों के, वो पूरी तरह से उनको फॉलो किया जा रहा है, और इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स में कमी आ गई जी तनख्वाहों की पेमेंट और पेंशन की पेमेंट्स के हवाले से। तो ये एक बड़ा स्मूथ हो गया। और तीसरा जो इसमें सपोर्ट मिली है वो फिर मैं वहीं आऊँगा जी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल दी रिकॉर्ड्स पाकिस्तान रेलवे के, इंक्लूडिंग ये पेज और जो पेंशन्स हैं, इसमें सारा हमने डिजिटलाइज कर दिया। अब ये इसमें जो हमारा पेंशनर है या हमारा एम्प्लॉई है उसकी पेमेंट्स जो हैं वो डिजिटल तरीके से हो जाती हैं, तो बैंक ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो उनको बैठे बिठाए अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है पे। तो इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहा, ये बड़ा स्मूथ हो चुका है जी सारा कुछ। और तीसरी बात ये है जी कि ये सारा जो काम हुआ है ये बिल्कुल 1-1.5 साल इसमें लगा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आते हैं। जहाँ तक तनख्वाहों की बढ़ाने के हवाले से ताल्लुक है जी, तो वफाकी महकमा है रेलवेज़, हमारी जो पेज हैं या हमारी जो भी स्ट्रक्चर है वो वफाक से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है पेमेंट्स, पे हमारी स्केल्स वाली पे है। तो इसमें रेलवे का खुद हमारी तरफ से तो तजवीज़ जाती है, लेकिन वो वफाकी महकमे का रोल है इसमें कि वो इसमें बढ़ना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, वो इसको देखें जी। बिल्कुल। अच्छा हसन ताहिर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह आवाम का एतमाद पाकिस्तान रेलवेज़ पे बढ़ता जा रहा है, अब इस पे कुछ अरसे पहले कुछ खबरें ऐसी सामने आई और कुछ इबाहम भी हैं कि शायद ख़वातीन के लिए रात की ट्रैवलिंग थ्रू रेल सूटेबल नहीं है, या कुछ न्यूज़ सामने ऐसी आ रही थी। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होता है अगर ख़वातीन एक शहर से दूसरे शहर जाना चाह रही हैं पाकिस्तान रेलवे के थ्रू, तो क्या हर कैबिन के पास या हर कोच में कितने गार्ड्स होते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई भी ऐसा तरीका कि अगर कोई कंप्लेंट हो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, और ख़ास तौर पर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, अकेले जब सफ़र कर रहे होते हैं, तो क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन को या जो टीनेजर्स होते हैं उनको? जी, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये कुछ हमारे जो रिसेंट हमारी आप देखेंगे कि कुछ शिकायत आई थी और कुछ वाक़यात हुए थे, उसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक एस्पेक्ट था। और हम देखिए जी, हमारे लिए जो पैसेंजर सर्विस है वो टॉप प्रायोरिटी है पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए, और हमेशा रहेगी जी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि रेलवेज़ किसी किस्म की उसमें जो लैक्सिटी है या उसमें हमारी समझ लें कोई कम उसमें सर्विस है उसको हम बर्दाश्त नहीं करते जी। तो इसमें अब आप देखिए कि क्योंकि आप देखें तकरीबन 4 से 5 करोड़ पैसेंजर सालाना जो है वो हमारी ट्रेन्स पे ट्रैवल करता है, तो इस ज़मन में कुछ हमारी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं
डेफिनेटली देखें ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, और ये ट्रेन एक ऐसा मोड है कि इसमें तकरीबन 800 से 900 मुसाफिर जो हैं वो एक वक्त में सफ़र कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है तो इसमें ख़वातीन के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि उनको सेपरेट जो उनके हमने कंपार्टमेंट्स को मखसूस किया हुआ है पैसेंजर ट्रेन्स में ट्रैवलिंग के लिए, उनमें ही हम उनकी बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। अलबत्ता ये देखें, ये बहुत सारे लाखों में एक आधा वाक़या ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसको भी ये नहीं कि हम उसको दरगुजर कर देते हैं या हम उसको पास बाय कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस पर पूरी जो वाक़या हुआ था उस पर पूरी कार्रवाई की गई, उसको सज़ा भी मिल गई जो एम्प्लॉई था, और ये एक कानूनी क्योंकि कार्रवाई होती है तो इसमें फिर एक डिपार्टमेंटल जो है वो रोल कम हो जाता है, लेकिन ये पूरा करना पड़ता है इंश्योर कि आगे फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हो। तो अब जो आप स्टाफ के हवाले से बात करें जी, हमने लेडी कांस्टेबल्स पुलिस के भी इसमें तैनात कर दिए हैं ट्रेन में, और इसमें हमारा जो है जी यूनिट्स हैं, मोबाइल यूनिट्स स्पेशली ख़वातीन के लिए, जो इसी और बच्चों के लिए स्पेशली जो इसी बात को देखते हैं। स्पेशली ये 2 से 3 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक टीम है बाकायदा पुलिस, रेलवे पुलिस की जानिब से, जो हर ट्रेन में ये कूम्बिंग करते हैं कि कोई खातून ऐसी हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, या कोई बच्चा हो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वो कहीं पे गुम गया हो, तो उसकी जो है रिकवरी या उसको उसके पेरेंट्स से मिलवाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अफेयर्स को बाकायदा एक टीम है तश्कील दी गई है स्पेशल जो इसको देखती है। इसके अलावा हमारी ट्रेन में अगर आप देखें तो हमारे इंचार्ज गार्ड, कंडक्टर गार्ड, ये और हमारे स्पेशल टिकट एग्जामिनर्स जो हैं, इनकी पूरी एक टीम शामिल होती है जो 2 पुलिस के एहलकारों के साथ बाकायदा पूरी ट्रेन में मुसाफिरों की तमाम जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको देख रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं। तो अभी आप रिसेंटली देखिए कि बहुत सारी मुसाफिरों की जो चोरियां हुई है, बड़े अखबारों में बड़े शाया हुए वाकयात कि बहुत बड़ी बड़ी चोरियां जो थी उनको पकड़ा गया, ना सिर्फ चोरियों को रिकवर किया गया, जो उनके लूटा हुआ माल था उसको रिकवर किया पुलिस ने बड़ी क्विकली, बल्कि उनको मुसाफिरों को उन तक पहुंचाया भी गया, और जो मुजरिम थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको उनके जो प्रॉपर था जो भी प्रोसीजर था उसके तहत उनको डील किया गया। तो ये पाकिस्तान रेलवेज की पुलिस ने जी बड़ा अच्छी कारकर्दगी पिछले महीने में अगर आप देखें तो बड़ी नुमायां कारकर्दगी उनकी है, और मैं वाकई काबिल सताइश है कि उन्होंने मुसाफिरों को बढ़ चढ़ के उन्होंने जो है ये इन प्रॉब्लम से जो भी पाकिस्तान रेलवे इस वक्त इकदाम कर रहा है, स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं बेहतरी की जानिब गामज़न है, और इसमें हमें भी अपना हिस्सा डालना है। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया हसन ताहिर बुखारी साहब, आप DGPR पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं, जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना सिर्फ आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि हम देख रहे हैं कि उससे लोगों की सहूलियात में भी इजाफा हुआ है। तो ये इकदाम अगर अच्छे हो रहे हैं तो हमें उनकी सताइश भी करनी है, उनको सराहना भी है, तस्लीम भी करना है, फिर अपना हिस्सा भी डालना है। बिल्कुल जनाब, जहां हम अच्छे इकदाम के हवाले से बात करते हैं वहां आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 11 जून और 11 जून को खेल कूद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमें कहा जाता था कि पढ़ो, खेलना कूदना नहीं है, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि खेलना कूदना इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज़ एज वेल, ये आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है, लिखोगे, बनोगे नवाब। और ये कहा जाता था खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन अब जब अगर आप खराब हो गए हैं, यानी कि फिजिकली आप फिट नहीं है, मेंटली आप फिट नहीं है, तो खेलें और कूदें ताकि आप ठीक हो जाए। सोशल मीडिया पे मीम्स भी देखते हैं ना कि एक वक्त था कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर से घर घसीट के लाते थे, अब ऐसे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को घसीट के कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से उनको साइड पे कर रहे होते हैं कि जाओ जाके फिजिकल एक्टिविटी करो, खेलो जाके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आलमी सतह पर आज पहली दफ़ा बच्चों का बल्कि खेल कूद का, बच्चों के खेल कूद का, खेलने कूदने का बच्चों की जिंदगी में अहमियत, हम भी बच्चे ही हैं, तो इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। खेल कूद हर बच्चे का बुनियादी हक है जो बच्चों में जिंदगी भर की महारतों को तैयार करने में मदद देता है, लेकिन न जाने क्यों बेशतर औकात इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हैरान कुन तौर पर दुनिया में सिर्फ 30% अफराद को इस बात का इल्म है कि खेल कूद बुनियादी और पैदाइशी हक है। इसी अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया पहली बार 11 जून 2024 को खेल का दिन मना रही है।
खेल ही बच्चों की इल्मी, जिस्मानी, तख्लीकी, समाजी और जज्बाती महारतों को तैयार करने में मदद करता है। खेल तफरीह के अलावा ऐसी आलमगीर जुबान है जो हर उम्र के लोगों के जरिए बोली जाती है, जो कौमी, सकाफती और समाजी और इक्तिसादी हुदूद से मावरा है। ये एक मुश्तरका जज्बा है जो बरादरी और कौमी फख्र के एहसास को फरोग देता है। खेल के मौक़े को महदूद करना बच्चे की फलाह बहबूद और नशो नुमा में बराह रास्त रुकावट है। देखा जाए तो खेल के जरिए बच्चों में मुस्बत सरगर्मियाँ, आगे बढ़ने की जुस्तजू और सीखने का अमल परवान चढ़ता है। खेल कूद से महरूम बच्चे ज़हनी तौर पर पसमानदा, कुंद ज़हन और आगे बढ़ने की सोच से आरी होते हैं और वो महारतों में भी दूसरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। आज ये दिन मनाते हुए दुनिया को यही पैगाम दिया जा रहा है कि खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। इस हक को बच्चों से हरगिज न छीने ताकि ये बड़े होकर पूरी सलाहियत के साथ मुआशरे में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। जी जनाब, खेल कूद के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब जब हम खेल कूद के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों के खेल अलग होते हैं, बड़ों के खेल अलग होते हैं और बड़ों के खेलों में ख़ास तौर पे उनकी हॉबीज़ शामिल होती हैं। कुछ लोगों की हॉबी होती है फ़ोटोग्राफ़ी, लेकिन कुछ लोग उसी हॉबी को एक प्रोफेशनल जो है पाथवे पर भी लेकर चलते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें इनोवेट करते हैं, ऐसी ऐसी इनोवेशंस अपने काम में लेकर आते हैं कि पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जी विजुअल आर्ट के हवाले से और आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक विजुअल आर्टिस्ट ही मौजूद है। जी ज़हीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने मुनफरद अंदाज से, और अभी ऑफेयर भी उनसे ये बात हो रही थी कि इतना मुनफरद आइडिया और फिर उसको कंसिस्टेंटली आप लेकर चलते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो ये आइडियाज़ आते कैसे हैं और फिर इसके लिए बेसिक्स क्या होती हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। ज़हीर चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि जो विजुअल आर्टिस्ट एक उसकी फ़ोटोग्राफी में और एक हम जैसे लोग जब कैमरा निकाल के तस्वीर बनाते हैं मोबाइल से, तो बुनियादी चीज़ें कौन सी मिस आउट कर रहे होते हैं हम चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है? मेरे ख्याल में आपका जो स्टडी का एक बैकग्राउंड होता है, जब आप उसके थ्रू गुजरते हैं और वो जो एस्थेटिक्स आपकी मोर डेवलप हो जाती है। बुनियादी तौर पे तो हम सब में वो इंस्टिंक्ट मौजूद होती ही है, लेकिन जब आप जान जाते हैं, आई सेट हो जाती है, चलते फिरते उन चीज़ों को उसी तरह से देखना और उसी तरह से उसको कैप्चर करना। मेरे ख्याल में हर आदमी में एक विजुअल आर्टिस्ट मौजूद होता है। हम बड़े कॉन्शियस होते हैं अब खुद को ड्रेसअप करने में, और अगर छोटा सा आईना भी हमारे सामने आ जाए तो हम फ़ौरन बाल या अपनी आंखें या कुछ ठीक करते हैं। तो ये वो बेसिक एस्थेटिक्स ही होती हैं। करते करते फिर आप सीख जाते हो इस चीज़ को। सही। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो हमने आर्ट वर्क देखा उसमें हम देख रहे हैं कि उस फोटोग्राफी में कलर्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वो एक प्रॉपर एक सिमेट्री, एक प्रॉपर उसमें एक लाइफ नज़र आ रही है। अगर वो कलरफुल है तो उसमें भी लाइफ नज़र आ रही है। ब्लैक एंड वाइट में अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो भी आपकी हमने पिक्चर्स दिखाई, क्या ये आपकी पर्सनैलिटी पे या माइंड में एक और चीज़, एक नई दुनिया बना रहे होते हैं कलर्स, या ये जो आप विजुअल्स देख रहे होते हैं और फिर उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, या उस मोमेंट को आप सेव करना चाहते हैं जस्ट? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी फ़ोटोग्राफी जो है वो ट्रैवलिंग पे बहुत बेस्ड है, और कोई मुझसे पूछे कैसे शुरू हुआ या कब से, तो मुझे लगता है कि जब से मैं मेरा आबाई शहर अजूदन, पाकपतन जिसे हम कहते हैं, उसकी वो तारीख़ी पुरानी गलियाँ, गिरदो नवाह के जो गांव हैं, साइकिल लेके निकल जाना। उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं होता था, जाहिर है कि अब मोबाइल तो बिल्कुल नहीं था, कैमरा भी नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दरख्तों की एक लाइन जो होता है ना, चलते चलते आपके बिल्कुल सामने आ जाती है कि अगर 100 दरख्त एक लाइन में है तो वो अब एक दरख्त नज़र आ रहा है। तो मैं उस वक्त आँख झपकता था, मुझे सेंस नहीं थी कि ये मैं क्या कैप्चर करता हूँ। और विद आउट कैमरा जो मैंने वो फोटोग्राफी की, वो मुझे लगता है मेरी बेस थी। उसमें कलर्स भी थे, वो गांव के, शहर के लोगों के। हमारे इलाके में लोग बड़े वाइब्रेंट कलर पहनते हैं। जो पिंक आपने पहना हुआ है, ये वहाँ बॉयज़ शलवार कमीज़ पिंक पहन लेते हैं। पाकपतन, मुल्तान और इससे नीचे सिंध तक जो है लोग बड़े वाइब्रेंट कलर पहनते हैं। तो वो इंस्पायरेशन बचपन से थी कि पंजाब के जो हमारे वाइब्रेंट कलर्स हैं
चाहे वो मेलों में थे या आम पहनने के थे, वहाँ से एक सेंस डेवलप होती गई है ये सारी। तो कलर्स अट्रैक्ट करते हैं और वो यस कहते हैं कि डेफिनेटली डेफिनेटली। नहीं, एक तस्वीर जो बनती है, जो आर्टिस्ट तस्वीर बनाता है, चाहे वो पेंट करे, स्केच करे या फिर कैमरे की आंख में इसको महफूज करे, वो जो मूवमेंट को, जिस चीज़ को वो कैप्चर कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है, कुछ होते हैं जो खुद बता रहे होते हैं कि हमने इस पॉइंट को फोकस किया, और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हमने बना दिया, अब तलाश करें इसमें क्या खास चीज़ है। तो ज़हीर चौधरी की क्या स्पेशलिटी है? मेरे ख्याल में मेरी सराउंडिंग में जितना कुछ होता है, मेरी उससे एसोसिएशन बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत नेचुरली हो जाती है। मैं कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकला कि मैं फ़लाँ लेक पे इतने बजे जाऊंगा, सनसेट हो रहा तो मुझे उसकी फ़ोटो खींचनी है। और अभी रिसेंटली एक शो था तो मैंने उस पर एक लाइन लिखी कि अगर रास्तों का एहतराम हो जाए, हर कदम पे मंजिल आम हो जाए। वाह, क्या क्या तो वो राह चलते इतनी कहानियाँ होती हैं, इतनी दिलचस्प चीज़ें होती हैं कि अगर आप उस लेक तक नहीं भी पहुँचते तो रास्ते में इतना कुछ आपको मिल जाता है, आपकी कहानी पूरी हो जाती है उससे। वाह, क्या बात। सही। अच्छा, ये जानना चाहूँगी ज़हीर आपसे कि आपने कहानी के हवाले से बात की, हम्म। कहानी पूरी हो जाती है, आपकी भी लाइफ की क्या यही कहानी थी कि आपने विजुअल आर्टिस्ट बनना है, या हादसाती तौर पर जस्ट आप एक्सप्लोर करते हुए जो कलर्स थे, जो वाइब्रेंट आपके इर्द गिर्द रंग थे आपके कल्चर के, उसको प्रमोट करना चाहते थे, या प्रॉपर माइंड में था कि पहले ये करना है एंड साइड बाय साइड अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अचीव किया? अनफॉर्चुनेटली हमारे आम जो घरों के ये सेटअप नहीं होते कि देखा जाए, सोचा जाए कि इस बच्चे ने क्या करना है। जब तक घर वालों को या बच्चों को बड़े होने पर ये समझ आती, तब तक उनकी ग्रेजुएशन या चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, फिर वो शौक़ बाद में पूरा करते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत बच्चा था। मैं साइंसेस में या मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस बेस पे नहीं था। मेरी जो बड़ी बहन, उन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर किया, तो उनका जो पढ़ना था वो मेरे काम आया। उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि ये डॉक्टर, इंजीनियर या उस टाइप का करैक्टर नहीं है, तो ये आर्ट क्योंकि घर की दीवारें ख़राब करता है और लोगों की कॉपीज़ पे बड़े खूबसूरत नाम लिख के देता है। मैं अपने स्कूल में बड़ा मशहूर था कि किसी ने भी नई कॉपी ख़रीदी है तो वो मुझसे नाम लिखवाता था, और मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट करके उस नाम को लिखा करता था। और इसी बात ने मुझे जान लिया गया कि ये मैं डिज़ाइन में या आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़ाइन आर्ट बेस पे ही मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आ गए, और वहाँ जाके वो जो रूरल और मेरे शहर की सारी जो यादें थी, बातें थी जो सीखी थी, वो इन दोनों इंस्टीट्यूट ने फिर ट्यून कर दी। समझ आना शुरू होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे से बड़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं और किसी और तरफ सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला और ना ज़रूरत थी। लगा कि जिस्मो जवान जो है वो इसमें बड़े सुकून में है, और यही होता है। और अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग अब व्लॉगिंग को, ब्लॉगिंग को और विजुअल आर्ट को प्रोफेशन के तौर पर लेकर भी चलते हैं। एग्जैक्टली। क्या ये अच्छा ज़रिया माश है? आप इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, प्लस ये स्किल दूसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि जो इल्म होता है वो बांटने से बढ़ जाता है, वो इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? पिछले ये 11वां साल होगा। पिछले 10 सालों से मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो दही इलाके हैं, चाहे वो बलोचिस्तान है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपी है, कश्मीर है, जो भी हमारी वादियां हैं, मैं पिछले 10 साल से वहाँ बच्चों को आर्ट एजुकेशन के लिए जाता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ। ज़बरदस्त। और हम सबको ये बात मालूम है कि कितना टैलेंट है इस मुल्क में। वो बच्चे जिन्होंने कभी वाइट पेपर नहीं देखा, मतलब उनकी नज़र में एक खाली साफ पेपर जिस पे कभी कोई लाइन ना हो, तो जब उन्हें वो पेपर मिलता है तो वो दोनों तरफ पलट के देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ भी देखते हैं कि ये कैसा पेपर है। और उनके साथ बैठना, उनको बहुत बेसिक आर्ट की बात करना, उनको उनके इन्वायरमेंट से जोड़ना कि लाइंस कैसी हैं, शेप्स कैसी हैं, और आपके इलाके में दरख्त कैसे हैं, आपके इलाके में पत्ता उस दरख्त का कैसा है, वो सब कुछ एक लम्हे के लिए जब उनके जहन में आता है ना, जब वो ड्राइंग्स करते हैं, तो ये वो कंट्रीब्यूशन है कि मैं अपने साल के 2-2.5 माह निकालता हूँ और उन बच्चों से शेयर करता हूँ। उसमें वहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशंस होते हैं, और जहाँ पॉसिबल हो
वहाँ पे हम बच्चों को सिनेमा भी दिखाते हैं। अच्छा। और देहात में सिनेमा देखना और वो एक लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होता है। और उन बच्चों को ड्राइंग की टिप्स देना, ड्राइंग सिखाना और तस्वीर पे बात करना, ये सब मेरे ख्याल में जो मैं सीखता है अपने असातिज़ा से, अपने कॉलेज से, ये वो वक्त है कि आप वापस हाँ, लोगों payback तक करें पहुंचाएं। और- यस और मानूत बड़ी जबरदस्त चीज होती थी सिनेमा, खासतौर पर बचपन में गांव में सब मेला बच्चे सबसे मिल बड़ी के entertainment होती जो थी। है बैठते थे और मिल के सारी फैमिलीज देखती होती थी। ज़हीर साहब, अब अगर हम देखा जाए पाकिस्तान में विजुअल आर्ट, इसके बारे में अब लोग जानना शुरू हुए हैं, पढ़ना शुरू हुए हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप बीइंग एन आर्टिस्ट? जब आपने स्टार्ट किया आपको क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ी और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ईज़ है, क्या चैलेंजेस हैं? अभी तो इतना ज़्यादा है कि लोगों को ट्यून करना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि हर बंदे के हाथ में कैमरा है, हर बंदा कॉन्शियस है। और सेल्फी ने लोगों को जहां शक्ल देखने पे कॉन्शियस कर दिया है, तो अपने बारे में जानने में भी लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस और होना शुरू फिल्टर्स भी, फिल्टर्स भी, और उससे भी लोग खुद को बिगाड़ते भी हैं और लोग मजीद संवारते भी हैं। और जितने अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल और सोशल मीडिया ने आपको पेंट करने को परमिशन मिल रही है, ख्वाह वो डिजिटल है, आपको तस्वीर खींचने की, उसको एडिट करने की, वीडियो बनाने की। और हम अपने स्कूल दौर में कब सोचते होंगे कि कोई टिकटॉक टाइप कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एक आम आदमी, ये एक आम घरेलू जो खातून है, वो रोज़ अपनी कोई कुकिंग की कोई रेसिपी शेयर करती होंगी। तो ये मेरे ख्याल में जो स्कोप है उसका बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो बहुत अब ज़्यादा। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। लोगों बहुत को शुक्रिया। थोड़ा सा ट्रेन होने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे प्रोग्राम जनरेट करने की, इनिशिएट करने की ज़रूरत है कि लोगों को साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि लोग उसको अपना प्रोफेशन भी बनाएं। और ऑनलाइन लोग इतना कमाते हैं, करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल सही। और जो काम आप कर रहे हैं वर्कशॉप्स और इसके साथ साथ बच्चों को खास तौर पर इस हवाले से जितना भी टाइम मिलता है वो उनको देते हैं और जो आर्ट है, जो टैलेंट है, वो उनमें एक्सप्लोर करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर चौधरी, और हमारी दुआ है कि आप यूं ही कामयाब रहें और यूं ही पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया का लोगों को दिखाते रहें। जहां हम दुनिया के हुस्न के हवाले से बात करें, आर्ट के हवाले से बात करें, आर्टिस्ट के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख करते हैं जिसमें संतोष कुमार ने कई ज़बरदस्त सुपर हिट फिल्म्स दी और संतोष कुमार को हमसे बिछड़े 42 बरस गुजर चुके हैं। संतोष कुमार का नाम फिल्म की कामयाबी की ज़मानत होता था और हमने अपने बुजुर्गों को देखा, बड़ों को देखा कि अगर संतोष कुमार की फिल्म है तो फिर इसकी कहानी भी अच्छी होगी, इसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे होंगे। तो ये वो बुनियादी चीज़ थी। सैयद मूसा रज़ा असली नाम था। बिल्कुल जनाब। 42 बरस हो गए उनको से बिछड़े हुए। एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए देखते हैं। दिला ठहर जा यार का नजारा लैण दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर रोमानवी अदाकार संतोष कुमार की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। संतोष कुमार ने जहां फिल्मी दुनिया पर राज किया, वहीं अपने किरदार से हर दिल में जगह बनाई और वो इज्जत और मकाम हासिल किया जो बहुत कम अदाकारों को नसीब हुआ। बावकार और करिश्माती शख्सियत के मालिक संतोष कुमार 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए। असल नाम सैयद मूसा रजा था। उनकी पहली फिल्म 1947 में रिलीज हुई। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म बेली 1950 में नुमाइश के लिए पेश की गई। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म दो आंसू के हीरो भी संतोष कुमार थे। उन्होंने अनवर कमाल पाशा की मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी ने कातिल और सरफरोश जैसी सुपरहिट फिल्में दी। संतोष कुमार फितरी अदाकार तस्वुर किए जाते थे। अदाकार मुस्तफा कुरैशी कहा करते हैं कि लफ्ज हीरो बना ही संतोष कुमार के लिए है। उन पर बड़े आला गीत पिक्चराइज किए गए। गानों की अक्सबंदी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। संतोष कुमार ने ज्यादातर सबीहा खानम के साथ काम किया, जिनके साथ उन्होंने शादी भी की। उन्होंने खुद भी एक फिल्म शाम ढले प्रोड्यूस की। उन्होंने घूंघट, रिश्ता, दामन, सरफरोश,
किस्मत, वादा, इश्क, लैला जैसी कामयाब फिल्में दी। 1965 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला के हीरो भी संतोष कुमार थे। मजमूई तौर पर 92 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले संतोष कुमार ने बेहतरीन अदाकारी पर 3 निगार अवार्ड भी हासिल किए। अपनी तर्ज का ये मुनफरिद अदाकार 11 जून 1982 को दुनिया छोड़ गया, जिन्हें लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। संतोष कुमार के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे और रिजवान एक बड़ी ख़ास बात कि इन पर बहुत खूबसूरत गाने पिक्चराइज किए गए। जिस तरह पैकेज का जो स्टार्ट हुआ था वो खूबसूरत गीत से हुआ, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैंड थे। अब प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, नज़ारों की तरफ चलते हैं। नज़ारों की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, लकी लोग हैं जो कि असल में नज़ारे ले लेते हैं, के साथ साथ मेहनती भी है, मेहनती भी और जो है खुशकिस्मत भी, जो कि वाकई जाते हैं और नज़ारों को देखते हैं। वो जो है सिर्फ किसी एक बंदे के ऊपर फोकस नहीं रहते, बल्कि जाते हैं पहाड़ देखते हैं, बल्कि पहाड़ों को सर भी करते हैं। पहाड़ों को सर तो कर लेते हैं लेकिन फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज भी होते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान जो कोपहमा है शहरोज़ काशिफ की, और शहरोज़ काशिफ के हवाले से बता दूं कि 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा हैं ये। अच्छा, शहरोज़ काशिफ के हवाले से बता दें कि अभी तक जो ये चोटियां हैं वो 13 सर कर चुके हैं। 14वीं के लिए उन्होंने आते साथ ही बताया कि अब बस एक रह गई और ये भी बहुत जल्द। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो भी एडवांस में कर ले, क्या पहाड़ की बुलंदी देखते हैं या फिर अपनी टांगों में जो जोर है वो देखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं अपना ब्रेन इसको मजबूत करता हूँ। तो शहरोज़ काशिफ से बात करते हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ है। शहरोज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। शहरोज़, ये बताइएगा कि ये शौक, कोपहमाई का शौक बड़ा ख़तरनाक भी है, शौक का पैदा हुआ और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया इसमें? घर वालों की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रही है। मेरे वालिद, मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया और ये शौक़ मुझे चढ़ा 11 साल की उम्र से। और वो एक सवाल था कि आखिर पहाड़ की चोटी पे क्या है, और वही सवाल आज 12 साल हो गए मुझे लेके घूम रहे। जवाब मिला? नहीं, जवाब नहीं मिलता। तो हम जवाब दे दें? अगर जवाब मिला होता तो शायद मैं उस चोटी से आगे कभी बढ़ता ही ना। तो हम जवाब देते हैं। आपके पास जवाब होता तो आज मेरा इंटरव्यू ना कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो शहरोज़ ने अभी छक्का मारा है ना, तो रिजवान को आपने खामोश कर दी। वेरी नाइस। हमारे पास है ना। अब हम 13 चोटियों पर तो देखने हैं कि 13 चोटियों पर पाकिस्तान का झंडा है और शहरोज़ काशिफ है। हाँ जी, ये दुरुस्त जवाब है या नहीं सर? लेकिन जवाब अभी तक सवाल अभी तक वही है कि आखिर चोटी पे ऐसा क्या है, चोटी में मुझे क्या मिला। मुझे लाइफ का एक वो पर्सपेक्टिव नज़र आया कि अचीवमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट के बीच में एक अंतर फ़र्क क्या है। तो मैंने नोटिस किया कि यार अचीवमेंट मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब जो मैटर करती है इंसान के लिए वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज अचीवमेंट इटसेल्फ इज़ फ्लीटिंग और टाइम है वो, और टाइम गुजर जाता है। लेकिन सेंस ऑफ अचीवमेंट इज़ अ फीलिंग व्हिच रिमेन्स इन योर बॉडी टिल यू आर डेड। एग्जैक्टली। शहरोज़, अब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, 11 साल की उम्र में जब आपको शौक हुआ, बड़ी वल्नरेबल एज होती है। इस एज में बच्चों के शौक तो बहुत होते हैं लेकिन पेरेंट्स उन शौकों को इस वजह से भी सपोर्ट नहीं करते क्योंकि एक ख़तरनाक शौक है कि अगर आप जाएंगे, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए। तो फैमिली का क्या इस पे कंट्रीब्यूशन था, और ख़ास तौर पे क्या जब शुरू में गए तो साथ किसी ने आपको अकम्पनी किया, साथ गए आपके? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी मदर को भी ये बात कहता हूँ कि इम्पैक्ट्स आर ऑलवेज वे बिगर देन इमोशंस। और अगर माँ बाप पैम्पर ही करके रखेंगे ना बच्चों को, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होना है लाइफ में। दैट्स वेरी कॉमन। हाँ जी। तो मैंने हमेशा बचपन से सख्तियाँ झेली हैं और अभी तक झेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई। तो इस वजह से मैं ख़ुद भी इमोशनलेस इंसान हूँ, मोर लाइक ए रियलिटी पर्सन के। यार जो दुनिया है, जो इस वक्त है वो है, कोई इमेजिनेशन के अंदर वो इमोशंस को नहीं लेके आना। अपने इमोशंस जो भी हैं वो काम से बाहर रखो। तो और बाकी माँ बाप को भी ऐसे ही करना चाहिए कि अगर आप बच्चों को पैम्पर करके रखेंगे तो कुछ नहीं होना। अच्छा, वैसे ये बड़ी डिफरेंट बात की है शहरोज़ ने, क्योंकि हमने अक्सर औकात जिन भी लोगों को इंटरव्यू किया या जिन्होंने चोटियाँ सर की, वो बड़े इमोशनल इस वजह से भी होते हैं कि जो कुदरती नज़ारे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपको इमोशनल कर देती हैं एंड दे आर मोस्टली ट्रिगर्ड बाय देयर इमोशंस टू डू दैट। ये सब फिल्मी बातें हैं। अच्छा, ये सब फिल्मी बातें हैं। देखिए,
یو آر کلائمبنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے, آپ کے اندر جذبہ ہے, سب کچھ ہے, انتھوزیزم ہے, ڈیڈیکیشن ہے, سب کچھ ہے. جو قدرت کے نظارے ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن مشن تو ایک ہے نا, مشن قدرت کے نظارے دیکھنا نہیں ہے, مشن یہ ہے پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا. ہر بندے کا مشن الگ بھی تو ہوتا ہے نا شیروز. تو پھر ہر بندہ پہاڑ کی چوٹی کیوں سر کرتا ہے؟ مے بی کسی کا مشن صرف یہ ہو جسٹ ٹو ٹائم پاس, جسٹ ٹو سیٹسفائی دیم سیلف. نو, اٹس آلویز اباؤٹ سیٹسفائنگ یور سیلف. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی آر ناٹ سیٹسفائنگ آور سیلف, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے قدرت کے نظارے ہی دیکھنے ہوتے تو وہ آپ ابھی, میں اسلام آباد جا کے مارگیلا بھی دیکھ سکتا ہوں, قدرت کا نظارے تو بہت حسین ہے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ماؤنٹینز آر کالنگ, وہ جاتے ہیں سڑکوں سے گھوم کے واپس آتے ہیں, لیکن پہاڑ کو سر کرنا ذرا مشکل کام ہے. پہاڑ کو سر کرنا از اے گیم. ہاں, تو شیروز 13 چوٹیاں ابھی تک, سب سے مشکل کون سی رہی؟ نانگا پربت آف کورس. کیوں؟ مجھے دوسری زندگی ملی ہے. کیا ہے؟ مجھے دوسری زندگی کیا ملی ہے. ایسا وہاں پہ ہوا جو آپ شیئر کرنا چاہیں میں ناظرین کے ساتھ؟ 7000 پلس میٹر پہ آئی واز لاسٹ اینڈ آئی واز ڈکلیئرڈ ڈیڈ فار 28 آورس, اور آلموسٹ ہم ساری ہوپ چھوڑ چکے ہوئے تھے, ہم لوگ برف کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور آئی واز ورڈ کہ اگر ہوا چلی اور صبح ہماری ڈیڈ باڈیز نہ ملی کسی کو تو کیا ہوگا. وی ور ہیلوسینیٹنگ, میں ہیلوسینیٹ کر رہا تھا بہت زیادہ, اور مجھے نظر آیا تھا رات کے وقت کہ کوئی آ رہا ہے اور بول رہا ہے شیروز ہیلی میں بیٹھو اور لینے آیا تمہیں. وہ واقعہ جب انسان کو پتہ لگتا ہے نا کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ آلریڈی مر چکا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بھی پھر میں نے اس پہ کچھ اشعار بھی لکھے تھے نانگا پربت کے واقعہ پہ نا, مجھے تھوڑا پوئٹری کا شوق ہے, تو اگر وہ آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں گا آپ کو. تو سورج جو تھا نا وہ آلموسٹ ڈھل چکا ہوا تھا اور کوئی امید نہیں تھی, کیونکہ سورج ایک آخری امید ہوتی ہے. تو میں نے لکھا تھا کہ آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا, اپنے عکس کو فرقت میں اجڑتے دیکھا, اگرچہ اس عکس میں بھی تھا اسی کا ٹھہر, اس عکس سے بھی روح کو نکلتے دیکھا. شہروز کیا ڈھونڈتا ہے کوئی امید کی کرن, تو نے ابھی آفتاب کو ڈھلتے دیکھا. تو نے بھی آفتاب کو ڈھلتے دیکھا. کیا بات ہے شہروز. تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ نے نانگا پربت کا کہا, اینڈ وین امید کی کرن جب سامنے آئی, ریسکیو کیا کسی نے, خود جو ہے اس سچویشن سے نکلے, اور اس کے بعد جب آ کے شیئر کیا ود دا فیلوز یا کسی کو نہیں بتایا, کہ کیا اس کے بعد ہوا؟ نہیں, پاکستان میں تو کوہرام مچ گیا تھا, ہر نیوز چینل پہ, ہر اس پہ, اور ریسکیورز آئے تھے. ریسکیورز آئے تھے, اور اس وقت میرا ریسکیور اللہ تھا, اور اس نے میری مدد کی تھی کیمپ 1 تک پہنچانے میں. اور اس کے بعد 5 ایویشن کے ہیں کرنل رضوان صاحب, وہ آئے تھے, مجھے پک کیا تھا انہوں نے پونے میں. ہی از اے ونڈرفل گائے مین. I always praise him for his bravery, the way he landed on the slope, everything. بہت اچھا. اور فضل جو میرے ساتھ تھا, my climbing fellow, he was amazing. تو میں نے اس پہ ایک شعر لکھا تھا, مطلب فوٹو ڈال کے, کہ جس رات مہکتی تھی اس رات کی یادیں, اس رات گزرتی ہی نہیں رات ہماری. میرے مینٹور ہیں ظہیر چودھری, جنہوں نے مجھے سب سکھایا, دا براڈ بوائے جنہوں نے مجھے نام دیا اصل میں, جنہوں نے مجھے سکھایا کہ لائف کا پرسپیکٹیو کیا ہے, دیکھنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے. انہوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا, ہم نے بھی کاٹی ہے وہ رات تمہاری. تو وہ میں نہیں, پورا پاکستان سفر کر رہا تھا اس چیز سے, اور میرے ماں باپ, میرے دوست یار, میرے. تو شہروز کیا اس کے بعد پربت سے اس طرح سے واپس آنا, اور یقینی طور پر جو شہروز نے کہا کہ ایک نئی زندگی ملی ہے, بہت بڑے, بہت ایکسپیرینسڈ لوگ اور ویل اکوپڈ لوگ جو ہیں, ان کے لیے اس طرح کی سچویشن میں سے نکل آنا یا پھر ان کو نئی زندگی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے obviously. تو شہروز اس کے بعد مورال ڈاؤن ہوا, پیرنٹس کا کیا اس کے بعد آپ کے ساتھ جو تھا ایٹیٹیوڈ تھا کہ بیٹا جانا ہے, یا تھوڑا سا روکا گیا, یا ایک ہم اکثر اوقات جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کہیں لگ جاتی ہے گاڑی تو ہم کہتے ہیں اب جھجک کھل گئی ہے, اب کھل کے چلاؤ, تو کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آئی تھنک کہ جو بھی ڈیفیکلٹی ایک کلائمبر فیس کرتا ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف, اٹس اے پارٹ آف گیم. اور جب میں نانگا پربت گیا تھا, اس کے ایک ہفتے بعد میں جیون G2 کرنے چلا گیا تھا, جو 2 اور 8000 کی چوٹیاں. میری ڈسک باڈی کے اندر برسٹ ہو گئی, اور جس وجہ سے میری پوری ٹانگ آلموسٹ 60 to 50% پیرالائز ہو گئی. اوکے. اور اس کے بعد سے پھر آج تک کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن میں نے اس پیک کے ساتھ, اس ٹانگ کے ساتھ کوئی 5 پیکس تو کلائم کر لی ہیں. چلو ہم نے لوگوں کو بتا تو دیا کہ اس میں ڈیفیکلٹیز کیا ہیں. اب ہم ذرا جانتے ہیں شہروز سے کہ ایسی کیا چیز ہے
جو کہ شہروز کو مضبوط کرتی ہے اور وہ پہاڑ تک پہنچ جاتے ہیں. اسٹیمنا, خوراک اور آپ کا مینٹل اسٹرینتھ, کتنی کوارڈینیشن ضروری ہے ان تینوں چیزوں کی؟ فرسٹ میں ریٹ کروں گا مینٹل اسٹرینتھ کو, سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ, اینڈ تھرڈ آپ کا اسٹیمنا. ڈائٹ نہیں آتی کہیں پہ؟ ڈائٹ بٹ فیملی سے ہوں, کیا ڈائٹ آ جائے گی میری, لیکن ہاں میں ڈائٹ اپنی زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں, اچھی چیزیں کھاتا ہوں, گڈ فیٹ گڈ کاربس تھوڑا مینٹین کرتا ہوں. مینٹل اسٹرینتھ کے لیے کیا کرتے ہیں, اسٹیمنا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یار مینٹل اسٹرینتھ کے لیے, مینٹل اسٹرینتھ کے لیے دا بگیسٹ تھنگ از یور ول پاور, اور آئی تھنک وہ انسان خود جنریٹ کرتا ہے. جب تک انسان کے اندر ول پاور نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. وہ جو ڈریم جس کو آپ چیز نہیں کرتے, اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم Yes. اکارڈنگ ٹو یو. اوکے شہروز, اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وٹ نیکسٹ, کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں, اینڈ وٹ از یور گول ان دیٹ وے؟ کہ دیکھا جائے تو آپ نے پاکستان میں تو اوبیسلی پاکستان سے باہر بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, کام کر رہے ہیں, چوٹیاں سر کر رہے ہیں, بٹ اسٹل وٹ از دا گول یو وانٹ ٹو اچیو, جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں اسٹیپس اوپر چڑھتے جا رہے ہیں؟ I want to build my own empire, جس کے اندر ہر وہ بندہ جو ایڈونچر ٹورزم سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ حشے کا ہو, چاہے وہ شمشال کا ہو, چاہے اسکردو کا ہو, چاہے گلگت بلتستان سے ہو, پنجاب سے ہو, سندھ سے ہو, ہر جگہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو. اس کے لیے آئی ہیو میڈ مائی اون کمپنی ناؤ, براڈ برڈ وینچرس کے نام سے, اور اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے ہم ان کے لیے اسپانسرس تک ڈھونڈتے ہیں. اب وہ ان کی لک پہ ہے کہ اسپانسر مل جاتا ہے نہیں ملتا. اینڈ یو ٹرین پیپل؟ یس, مطلب ہم ٹرین خود تو نہیں کرتے ہیں, لیکن میرے استاد ہیں زاہد راجپوت, ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں ان کو. اس کے بعد جب وہ تیار ہوتے ہیں کسی پیک کے لیے تو پھر وہ کہتے ہیں, اور میں پرسنلی مینٹور کرتا ہوں ان لوگوں کو. میرا اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں 5 بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ٹورزم کو اتنا بڑا نہیں کر سکے پاکستان میں. ہمیں یہاں پہ کوئی گراؤنڈز نہیں چاہیے, ہمیں یہاں پہ کوئی اسپیسیفک انفراسٹرکچر نہیں چاہیے کہ ہمیں کوئی دشواری ہو. ہمارے پاس آلریڈی پہاڑ موجود ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے بس. تو وہ کر رہا ہوں میں بھی, اور انشاءاللہ I'm gonna make one of the biggest tourism industry in Pakistan. انشاءاللہ. And I always say کہ 2025 is my year. زبردست, اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. اب کاشف چوٹیاں سر کر رہے ہیں. شیشہ پنگما, یہ کیا ایک خبر سامنے آئی تھی کہ چوٹی سر کرنے جا رہے ہیں شہروز کاشف, نہیں ہو سکا؟ 30 دن نیپال میں بیٹھا. اچھا. اور پھر واپس آنا پڑا کیونکہ چائنا نے پرمٹ نہیں دیا. اچھا. 2023 میں آئی واز ان چائنا, میں چویو کر کے شیشہ پنگما کے بیس کیمپ پہ بیٹھا تھا, اینڈ آئی واز لکنگ ٹورڈس مائی لاسٹ پیک کہ یار یہ میرے کریئر کی آخری پیک ہے. اٹس بین 12 ایئرس جو ایک ڈریم میں لے کے چل رہا ہوں, جس کو میں مارا پھر رہا ہوں, چیز کر رہا ہوں. آج وہ چوٹی میرے سامنے ہے, اور بس I'm going to climb it. اور تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے کہ ہمارے 4 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی اوپر, اینڈ وی ہیو ٹو کال آف, اور وہاں سے واپس جانا. تو خواب کو چھوڑ کے واپس جانا جو ہے نا, وہ ایک مشکل کی بات ہوتی ہے, لیکن واپس اس سے زیادہ اسٹرانگر آنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. But it's worth it, obviously it's worth it. Always everything happens for a reason. تو اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ you are mentoring people. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو چیز آپ خود کر رہے ہیں آپ دوسروں کو سکھائیں تاکہ وہ علم, وہ اسٹرینتھ, وہ اسٹیمنا آگے بڑھتا جائے. پاکستان میں جس طرح ہم نے بات کی اور کھیلوں کے لیے we have to build the infrastructure, but ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے we have already everything. ول کی ضرورت ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک اسپیسیفک ایریا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ماؤنٹین کلائمبنگ کی طرف ہے, ریزن کیا ہے؟ کیا بچپن ہی ان کا ان چوٹیوں میں گزرتا ہے, یا وہ فیسینیٹ اس کو زیادہ کرتے ہیں, یا اوروں کے لیے ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز وہ سہولیات ان کو ٹریولنگ بہت کرنی پڑتی ہے, ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جیسے اب ہم لوگ لاہور سے ہیں, ٹھیک ہے, ہم موسٹلی لوگ جاب کرتے ہیں, ہم موسٹلی لوگ آفیسز کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں, اسی طرح ان کی بھی روزی چلتی ہے. ان کے پاس پہاڑ ہے, ان کے پاس کوئی ڈیولپ کوئی وہ جگہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس پہاڑوں سے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹس فیئر. اگر ان کے پاس پہاڑ ہیں تو وہ اپنا بزنس وہاں سے لیں گے,
اور میرا مین مقصد یہی ہے ٹورزم کو بڑھانے میں، تاکہ اگر ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بزنس کریں اس چیز سے، ان کے لیے انشورنس پالیسیز بنائی جائیں، ان کے گھر بار سنبھالے جائیں، اور وہ اس طرح نہیں کہ آپ کسی کا خرچہ اٹھائیں پرسنلی طور پہ، نہیں، آپ ان کو بزنس دیں تاکہ ایک فیئر ڈیلنگ ہو، سسٹم ڈیولپ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ دے رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں اور وہ ایک عجیب سی وہ ایک چیز بن جائے. نہیں، آئی وانٹ ایچ اینڈ ایوری سنگل لوکل پرسن دیئر کہ جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اپنا خود کا کام کر رہا ہوں، اپنی فیملی کو خود کے پیسوں سے پال رہا ہوں. کاشف، شیروز دیکھتے ہیں شیروز کاشف کے ساری برفانی پہاڑ، ساری چوٹیاں جو ہے وہ برفیلے پہاڑ آپ نے سر کیے ہیں، خشک پہاڑ بھی سر کرنے کا ارادہ ہے؟ مجھے برف تو پسند ہی نہیں ہے، کبھی پسند تھی بھی نہیں اور نہ کبھی پسند ہوگی. تو یہ پہاڑ سارے برف بارش پسند ہے اور لش گرین میڈوز پسند ہے مجھے. سوکھے پہاڑ سر کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، بیکاز ایڈونچر نہیں ہے زیادہ اس میں. ہاں، راک کلائمبنگ کا ہو سکتا ہے آف کورس، لیکن ہاں ویسے سیاحت کے طور پہ تو مجھے میڈوز میں بیٹھنا ہے، بارش انجوائے کرنی ہے. دس از می، دس از مائی لائف. زبردست. شوگران کے کسی میڈوز کے اوپر کیمپ لگا کے ساتھ میں اسٹوو. سنگیت کا بہت شوق ہے مجھے، میں بہت میوزک سنتا ہوں اور اولڈ کلاسیکل، کیونکہ میں ساتھ سمجھتا بھی ہوں میوزک کو، راگ وغیرہ اور سب چیزیں. اور کہا شہروز نے یہ تھا کہ یہ موشن لیس ہے. شہروز آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن شوق ہے نا. پیغام میں صرف یہ دینا چاہوں گا کہ اسکائی از دا لمٹ، اور ڈو ناٹ ڈائی وداؤٹ نوئنگ وٹ یور باڈی اینڈ یور مائنڈ از کیپیبل آف. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ شہروز کاشف فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ شہروز کاشف موجود تھے، اور اب جو ہے باتیں کرنے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اور اوپر سے ہمیں آرڈر آ گیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اللہ حافظ.